60 प्लस बच्चों का रैंक 1 आ रहा है, फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, जिस मार्क्स पे पहले 1000 रैंक आ जाती थी उस मार्क्स पे आजकल 5000 10,000 रैंक भी नहीं आ पा रही है। लेकिन उसके बाद भी उनका ये सुनने में आया कि हिज मेंटल हेल्थ वाज नॉट ओके। इसके अलावा रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, तो व्हाट आई फील दैट ही वाज डायग्नोज्ड एज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, व्हिच इज एक्चुअली अ क्लिनिकल एंटिटी। मतलब जैसे इट वाज नॉट डन फॉर। अगर मान लीजिए मेरे को एंजाइटी के इश्यूज हैं या मेरे को स्लीप के इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं जिनको बोलते हैं कि भाई इन पे माता चढ़ गई है या माता आ गई है। दूसरा एक केस ऐसा था दैट देयर वाज दिस 45-50 ईयर ओल्ड लेडी एंड शी वाज बिहेविंग वेरी रिग्रेसिवली। रिग्रेसिव का मतलब क्या, बच्चों जैसा बिहेव करे। तो उनको भी ऐसे थोड़ा डिसोसिएशन जैसा था, मतलब दैट शी वाज, उनका नाम कुछ और था पर वो बन गई कुछ 10 साल की लड़की अदिति, कि भाई मैं तो अदिति हूँ ऐसा। इट इज लिटरली अ रिवर्स ऑफ डिप्रेशन। लेकिन थोड़ा सा वही है ना कि हमारे यहाँ यही है ना कि आप घर में क्या बताओगे कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, तो लोग क्या सोचेंगे वो डर से आप हमारे पास नहीं आते, पर सामने आप क्या यही क्वालिटी ऑफ लाइफ से जिंदगी काटना चाहते हो? तो इसमें बॉडी शेमिंग जो हो रही है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? जैसे आप डायबिटीज, बीपी या फीवर के लिए डॉक्टर को दिखाने जाते हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उतने ही जरूरी है, उतने इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है उसको एड्रेस करना। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है आप खुद तो देखिएगा ही, लेकिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। द रीज़न बीइंग कि आज का जो टॉपिक है वो स्कूल के स्टूडेंट से लेके रिटायर्ड प्रोफेशनल तक सबको इम्पैक्ट कर रहा है। दैट इज़ स्ट्रेस। आजकल किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस हर किसी को है। और वो स्ट्रेस हमारी हैप्पीनेस को धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा है। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हर्षिल, ही इज़ एन MBBS MD इन न्यूरोसाइकेट्री, इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। और आज हमने उनके साथ डिस्कस किया है ये स्ट्रेस एंग्जाइटी के बारे में, कैसे ये मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर हमारी मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, व्हाट आर द टिप्स, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट वी नीड टू फॉलो। उसके अलावा क्या कारण है कि मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, पीयर प्रेशर, इन सारी चीज़ों को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट विद डॉक्टर हर्षिल। एक चीज़ जो आजकल हो रही है कि जो नए डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, नीट यूजी एग्जाम, उसमें हमने देखा है कि पेपर लीक की बात चल रही है, ग्रेस मार्क्स की बात चल रही है, और बच्चा क्या है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि यस। और एक आपने देखा भी है ना कि 60 प्लस बच्चों का रैंक 1 आ रहा है, फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं आया। यस एग्जैक्टली। हाँ, जिस मार्क्स पे पहले 1000 रैंक आ जाती थी उस मार्क्स पे आजकल 5000 10,000 रैंक भी नहीं आ पा रही है। तो जो 16-17 साल का बच्चा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, कुछ लोगों ने तो ड्रॉप भी किया हुआ है कई कई बार, उनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो लोग खुद डॉक्टर बनने वाले हैं उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा? ये एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, उनको कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये दोबारा होगा या नहीं होगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी आई बिलीव दैट ऑलरेडी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन की जर्नी है, सिलेबस से लेके प्रिपेयर करना और अलोंग विथ मेंटेनिंग फैमिली, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, दैट इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रेसफुल। तो जब कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं नीट की एग्जाम के लिए, विच इज प्रोबेबली मे बी आफ्टर 1 year और समथिंग, तो वो जर्नी में ऑलरेडी वो काफी सारे ऑब्स्टिकल्स के साथ तो मैनेज कर ही रहे होते, बराबर। और दूसरा क्या होता है कि whenever they are giving exams, there are two types of anxieties which linger on in their mind. One is anticipatory anxiety. Anticipatory anxiety का मतलब ये है कि कुछ एंटीसिपेट हम कर रहे हैं, बराबर, कि अगर कोई एग्जाम आ रहा है उसको लेके जो एंजाइटी होती है वो कि भाई एग्जाम आने वाली, राइट? जो किसी ने भी एग्जाम दी होगी तो महसूस किया होगा। एंड इसके साथ साथ परफॉर्मेंस एंजाइटी, मतलब मान लीजिए कि जब एग्जाम देनी है उसके पहले के जो 2-3 दिन की एंजाइटी होती है वो पूरी अलग एंजाइटी होती है। तो व्हाट आई मीन इज कि ये सारी स्ट्रगल्स अलोंग विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, कुछ बच्चों को फाइनेंशियल नीड्स होती है, फैमिली की कुछ प्लस माइनस चल रहा होता है, तो ऑलरेडी इतने स्ट्रगल के बाद जब तुरंत एग्जाम स्विच हो जाए, डेट्स बदल जाए और ऐसा, तो इट कैन हैव मतलब अ वेरी डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, डेफिनेटली। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि एक चीज तो एग्जाम की अनसर्टेनिटी, मतलब करियर की तो अनसर्टेनिटी हो ही गई, बट सेकंड, अगर
जो डेट पे एग्जाम लेने वाले वो नहीं ले रहे, उसका मतलब क्या है कि ये वापस उनको फेस करना पड़ेगा. दैट इज लाइक अ नाइटमेयर बिकॉज दे विल हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग अगेन. तो देखने जाए तो इसमें दो अलग अलग चैलेंजेस है. करियर की तो है, बट मेंटल हेल्थ में ये चैलेंज है कि जो भी प्रिपरेशन उन्होंने की है वो सब वापस करना, और वो वापस करने का डर ही अपने में इट इज वेरी इमोशनली ड्रेनिंग. मैं तो आई वीडियोस भी बिलीव देख रहा दैट था, लोग उसमें काफी बच्चों के जो न्यूज वगैरह में आता हम्म. है, तो बहुत से बच्चों का ये कहना हम्म. है कि हमने मई में एग्जाम दिया था, उसके बाद से हमारा पूरा रीसेट हो गया है कि अब दोबारा से तैयारी करना, हम्म. मतलब वो तो हमारे लिए क्या है कि अब उस माइंडसेट में है ही नहीं कि उनको दोबारा से तैयारी करनी है. अगर आप मान लीजिए दोबारा एग्जाम करवाते हो और उनको एक वीक का टाइम देते हो, तो एक वीक में तो लोग मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे ना एग्जाम देने के लिए. एग्जैक्टली बिल्कुल. और दूसरी बात ये है कि चलो ये भी है, और द एग्जाम गॉट रीशेड्यूल्ड 12 आवर्स बिफोर. बराबर, जैसे 12 घंटे पहले अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है. लेट से रीशेड्यूल होती भी है तो दे डू गिव अ नोटिस, लाइक सम टाइप ऑफ न्यूज आ जाता है 1-2 महीने पहले तो एटलीस्ट आ ही जाता है. बट 12 घंटे पहले करना, मतलब आई कैन ओनली इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स. हाँ, इसका वो भी देखा है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसा था कि वो एग्जाम देने के लिए एग्जाम फ्लाइट पकड़ के एग्जाम सेंटर के सिटी में गए, वहां पे होटल्स के रूम वगैरह भी उन्होंने बुक करवा दिए, और एट द एंड मोमेंट उनको पता चल रहा है कि एग्जाम रीशेड्यूल हो रहा है. तो ऐसे केस में तो क्या रहता है ना कि आपका देखिए मेंटल हेल्थ पे तो लॉस हो ही रहा है, एक फाइनेंशियल लॉस भी तो हो रहा है ना लोगों का, कि आप छुट्टी लेके Obviously. दूसरे सिटी में जा रहे हो, फ्लाइट्स बुक कर रहे हो, और आजकल तो क्या सेंटर्स का भी पता नहीं है, कहीं भी हो जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे अगर एग्जांपल ले ले तो जैसे आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, राइट. तो हमारे पास काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स आए थे ये एंजाइटी को लेके भी. मतलब मेरे कुछ जूनियर्स से जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे थे. तो मतलब एक तो एज यू सेड के दूर से आना, बराबर, और उधर आके फिर ये चीज पता चलना, वो बहुत मतलब शॉकिंग और डेविस्टेटिंग होती है. एंड सेकंड चीज ये भी है कि उन्होंने मुझे बताया था कि काफी लोग क्या है कि वो प्रिपेयर्ड रह के सो गए थे. मतलब जैसे लिटरली आधे लोगों को तो दूसरे दिन सुबह पता चला, मतलब बिकॉज दे स्लेप्ट अर्ली बिकॉज दे हैड टू गिव एग्जाम्स इन नेक्स्ट मॉर्निंग. तो रात को वो ऐसे प्रिपेयर होकर सोए थे कि भाई हमें रिलैक्स, अच्छी नींद लेनी है, कल एग्जाम देनी है, तो खुद को ऐसे प्रिपेयर करके सोए थे. फिर कुछ लोग का जैसे ऐसा होता है कि भाई रात को ऐसा न्यूज आता है तो कभी कभार नहीं पता चलता, अगर फोन बंद है या फिर मान लो कि सो गए तो उनको तो नेक्स्ट डे पता चला मॉर्निंग में. तो आई कैन ओनली इमेजिन कि उनकी हालत कैसी रही होगी. बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि वो लोग खुद ही फोन वगैरह सारी चीजों को नहीं देखते एग्जाम से कुछ टाइम पहले तक, कि उनको थोड़ा सा ये रहता है कि भाई थोड़ा सा माइंड में कुछ चीजें ना आए, और इस चक्कर में बहुत से लोगों को तो ऐसा भी लग सकता है कि उनको ये प्रैंक लग रहा हो कि शायद ये असली में हुआ नहीं है, और शायद वो एग्जाम सेंटर भी पहुंच गए हो. हाँ, ऐसा हुआ भी था एक्चुअली. काफी लोगों को, जैसे मुझे जो मेरे जूनियर्स ने बताया, उन्होंने ऐसा ही बताया कि हमें पहले 1 घंटे तक तो लगा कि ये कोई जोक ही है. मतलब दे वर नॉट रेडी टू बिलीव दैट एक्चुअली ऐसा हुआ. एंड जब भी ऐसे कोई शॉकिंग चीज आती है, मतलब ऐसा कोई, आई वुड से इट इज अ टाइप ऑफ ट्रॉमा ओनली. तो जब ऐसा कोई ट्रॉमा आता है तो शुरू में यूजुअली स्टूडेंट्स या कोई भी हो एक डिनायल मोड में होते. बराबर, डिनायल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट इट एक्चुअली हैपेंड. तो शुरू में एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो वो लोग डिनायल में ही रहे थे कि भाई ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल. फिर धीरे धीरे वो थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड में आए, बट ऑब्वियसली पर शुरू में तो बहुत शॉकिंग रहा था. और क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल प्रैंक्स भी किसी तरीके के हो रहे हैं, उसका कोई आपको आइडिया नहीं है. एक हमने अभी सुना था ना कि सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के लिए एक इन्फ्लुएंसर हैं पूनम पांडे, उन्होंने अपनी डेथ का प्रैंक कर दिया, और सब लोग यही मान के बैठे थे कि उनका डेथ हो गया. उनके जितने भी जानने वाले हैं वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया वगैरह पे कॉन्डोलेंस मैसेजेस भी लिख रहे हैं. तो आजकल हमको यही नहीं पता कि ये क्या चीज प्रैंक है, क्या चीज प्रैंक नहीं है. तो ये भी एक इफेक्ट पड़ता है. इसके बारे में आप क्या बोलोगे? या बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि रियलिटी वर्सेस फेक जो हम बोलते हैं, वो भी आजकल बहुत मतलब ट्रेंडिंग है. जैसे एंड द थिंग इज दैट ये सोशल मीडिया और ये सब में रीच भी लोगों की एक दूसरे के साथ इतनी बढ़ गई, और ग्लोबल लेवल पे कनेक्टेडनेस इतना बढ़ गया, लोगों की अटेंशन सीकिंग टेंडेंसीज भी कुछ लोगों की बहुत होती है. तो वी नेवर नो, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है. जैसे आपने पॉइंट आउट किया पूनम पांडे की डेथ का न्यूज, मतलब इट वाज डन जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ अटेंशन सीकिंग. मतलब अगर देखने जाए तो कि भाई ऐसा न्यूज हम फैला देते तो कुछ भी होगा तो
उनको वो जो हाईलाइट मिलती है वो मिलती है, मतलब ऐसे भी कुछ कुछ लोगों में ट्रेड्स हो सकते हैं, जस्ट नीड टू ग्रैब अटेंशन, मतलब जिसको हमारे लैंग्वेज में हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी बोलते हैं कि दे जस्ट लाइक अटेंशन। हाँ तो मतलब they would पहले do उनको क्या था कि they पहले would उनको पॉजिटिव exactly मैसेजेस मिल रहे थे। हाँ नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। या मतलब वही मतलब दैट जैसे लेट्स से कि काफी टाइम तक उनको अटेंशन नहीं मिला, तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करे लेते तो क्या पे लोगों का अटेंशन ग्रैब हो जाए और हमारा थोड़ा रेलेवेंस बढ़े। पर वो भी इवन यू नो गोइंग टू दिस एक्सटेंट, मतलब कि कैंसर अवेयरनेस का बहाना ढूंढ के ये सब करना, इट इज नॉट, or it was not even predictable, and I don't know, it is very shallow if I would say, मतलब in words। देखा, मतलब ऐसा प्रैंक तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कोई डेथ के अराउंड भी प्रैंक करेगा। अच्छा, हाँ ये जो हाँ शोबिज का पूरा exactly इंडस्ट्री है, जो मीडिया का इंडस्ट्री हो गया, हम्म, शो बिजनेस का इंडस्ट्री हो गया, इनको आप देखते हो कि इनको बहुत ज्यादा ट्रोल मिलता है, इनको हेट भी मिलता है। जैसे पूनम पांडे के साथ हुआ, हम्म, पहले तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा कॉन्डोलेंस हम्म, मैसेजेस दिए, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि ये प्रैंक है, तो बहुत ज्यादा हेट भी मिला। तो yes yes इन लोगों का मेंटल हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट होता होगा? एक जो हमने 3-4 साल पहले न्यूज भी देखा था ना, जो एक एक्टर थे हमारे सुशांत सिंह राजपूत, उनका भी यही था कि एक्टर थे, बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल थे, फिल्म वगैरह भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनका ये सुनने में आया कि हिज मेंटल हेल्थ वाज नॉट ओके। तो इसके क्या है कि जो एक्टर्स हैं, क्योंकि उनका तो क्या है, देखो उनका कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, आज उनके पास काम है, आगे उनके पास काम नहीं रहेगा। और जैसे आपने बोला कि अटेंशन yes सीकिंग और पीआर इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वहां पे एक वॉलेटिलिटी हमेशा रहता है। तो बराबर। उनका मेंटल हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट होता है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, गुड क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। मतलब इसमें देखने जाए तो दोनों सेलिब्रिटी बहुत अलग है एज अ पर्सन, एज पर्सनैलिटी। जैसे पूनम पांडे के जोन में हम वी कैन यू नो लिस्ट डाउन सम सेलिब्रिटीज, एंड सुशांत सिंह राजपूत से ही वाज अ टोटली डिफरेंट केस, राइट? तो अभी मैं पूनम पांडे की अगर हम बात करें तो ये लोगों का फंडा क्या होता है, दैट दे वुड क्रिएट सम टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी जिसको बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज मिले। मतलब इट इज सब्जेक्ट टू सम डिबेट। अगर आप देखने जाओ तो ऐसे काफी लोग होंगे जो कुछ ऐसा एक्ट करेंगे कि लोग उस पर डिबेट करने लगे, कि आधे लोग बोलेंगे ये सही है, आधे लोग बोलेंगे ये गलत है। तो अल्टीमेटली ये लोग जो एक्ट करते हैं दैट इज डन विद वेरी क्लियर इंटेंशन, मतलब उनको पता ही होता है कि मुझे हेट भी मिलेगी शायद। तो व्हाट आई बिलीव दैट ऐसे लोग जो इंटेंशनली कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं उनके मेंटल हेल्थ पे उतनी तो असर नहीं होगी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इनवाइटिंग दैट। मतलब दे नो कि मुझे बस रेलेवेंस चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब अगर मैं बोरिंग रहूंगी तो मुझे कोई नोटिस नहीं करने वाला। जैसे आप बिग बॉस मतलब देख लो या फिर कोई और रियलिटी टीवी शो देख लो, उसमें जो लोग कंट्रोवर्सीज बनाएंगे, कोई ड्रामा करेंगे, तो ही उनको अटेंशन मिलने वाला। आप कोई लेट्स से कुछ यूट्यूबर्स के भी एग्जांपल ले लो कि वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने तो दे दिया बराबर, अभी उसमें लाखों लोग ये सच है वो सच है, ये तो अल्टीमेटली अटेंशन तो उनको ही मिल रहा है अगर देखने जाए। हाँ, आजकल तो हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि यूट्यूबर्स आपस में ही यूट्यूब पर ही लड़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पर ही एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। तो जो पहले कॉलेज में लड़ाइयां हुआ करती थी वो आजकल यूट्यूब पे आ गई हैं। और अगर आप देखने चाहो तो वी डोंट नो कि सच में वो लोग झगड़े कर रहे थे नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल हम दोनों यूट्यूब चैनल खोल रहे, अभी हम दोनों को अटेंशन चाहिए, तो मैंने कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी रख दी, आपने अपनी रख दी बराबर, और हम झगड़ रहे। अभी मेरे सपोर्टर आपके सपोर्टर अंदर अंदर झगड़ते रहेंगे, पर शायद हम दोनों असल में ना भी झगड़ रहे, समझे? हाँ, हम तो दोनों ने व्हाट आई बीफ ले फील लिए और हम बिहाइंड दोनों द तो बैक, फेमस हो गए, हमारा काम हो गया, और या बाकी आप सही कह रहे हो कि जो ऑडियंस है वो आपस में लड़ रही है। या एग्जैक्टली। थोड़े टाइम पहले दो इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स के बीच में कुछ हुआ था, अगर दो मोटिवेशनल स्पीकर्स, इफ यू नो व्हाट हु आई एम टॉकिंग अबाउट बराबर, हाँ उसमें भी एग्जैक्टली, ऐसी वो तो आप सही कंट्रोवर्सी कह हुई रहे थी, हो कि मतलब वन वर्सेस टू। जिनको करोड़ों लोग सुन रहे हैं वो लोग ही अगर आपस में ऐसा काम करते हैं, तो जो उनका ऑडियंस है, और आपने सही कहा कि वो लोग आगे एग्जैक्टली मूव आउट कर जाते हैं, उनको तो अपना वीडियो डाला आगे बढ़ गए, लेकिन जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं या जो उनके व्यूअर्स हैं, मैंने देखा है कि व्यूअर्स आपस में लड़के अपनी दोस्ती खराब कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और वो लोग नहीं समझते कि भाई अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म तो उन दोनों को ही मिल रहा है। मतलब वो दोनों अंदर अंदर झगड़ के अभी भी पीछे ही है। मतलब जैसे मान लो जो आम जनता है, अभी दो बड़े लोग झगड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली, उनके पीछे लाखों लोग अंदर अंदर झगड़ रहे हैं। अभी द थिंग इज दैट उनको तो स्पॉटलाइट मिल गई, पर ये लोग जो अंदर अंदर डिस्कशन कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। मतलब आप मान लो कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके देख लो, तो अभी दो यूट्यूबर्स पॉलिटिक्स में भी, इफ यू नो आई मीन, कि वो दोनों अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने दे ट्राई टू क्लैश विद ईच अदर। अभी इसमें हुआ कि अल्टीमेटली तो जो होना है वही होना है। मतलब
जैसे इन रियलिटी जो होना है वो ही होना है, पर ये लोग ऐसा कर करके अपने व्यूअर्स को क्या है, मतलब दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज, इंक्रीजिंग देयर व्यूअरशिप्स, दे आर गेटिंग अटेंशन. So what I feel that these type of strategies are very well thought before and on. And इसके अलावा रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, तो what I feel that he was clinically diagnosed as bipolar mood disorder, which is actually a clinical entity. जैसे it was not done for any attention seeking. He had some substance abuses और वो सब मतलब जो मिला था जो भी हो, and he was kind of a genuine person who went through a lot of struggle, and ये nepotism वगैरह का जो था जिसमें उनको मिला नहीं जो he deserved, because of which he also got into some drugs, and ये जो bipolar mood disorder जो diagnosis उनको हुआ, तो that was something which was actually genuine. तो कुछ celebrities जैसे कुछ ऐसे सुसाइड डेथ केस भी आए थे जिसमें वी नेवर नो कि भाई ऐसा होगा. मतलब एक लिंकिन पार्क करके बैंड है जो आपको पता होगा, मतलब उसमें जो लीड सिंगर है, नो वन न्यू दैट ही वाज गोइंग थ्रू समथिंग, बट इफ यू चेक हिज सॉन्ग्स, मतलब आप उसके सॉन्ग देखो तो उसमें कहीं ना कहीं वाज पासिंग सम मैसेजेस दैट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. तो ऐसे जो केसेस है वो कंप्लीटली डिफरेंट जोन में, बिकॉज दे आर एक्चुअली क्लिनिकली डिफरेंट. तो मतलब आप सबने ना एक अटेंशन सीकिंग का अलग पूरा है जोन, एंड ये पूरा अलग जो जेन्युइनली दोस पीपल हु आर सफरिंग वो पूरा अलग जोन है, ऐसा मुझे लगता है. एक चीज जो आपने बोली ना कि ये डिप्रेशन के केसेस जो रहते हैं फिर सब्सटेंस अब्यूज में लोग चले जाते हैं, तो जैसा मैंने भी देखा है कि जनरली लोगों के साथ क्या रहता है कि इस चीज को लोग सामने लेके आना नहीं चाहते. मतलब कि अगर आप चाहो तो एक थोड़ा सा टैबू रहता है कि भाई किसी को मेंटल हेल्थ का कुछ इशू है तो वो जाके किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा है या किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा है. तो जनरली लोग कंसल्ट नहीं करते और फिर मे बी वो उस डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए, आपने सही कहा कि फिर वो ड्रग्स का या सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, इससे उनका सिचुएशन आगे जाके और खराब हो जाता है. बिल्कुल सही बात है. ये ट्रॉमा क्यों है कि और या ये सब इतना टैबू क्यों है कि हम लोग जनरली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना नहीं चाहते अगर हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं तो? व्हाट डू यू फील? हाँ, गुड क्वेश्चन. या सो what I feel is that this is being carrying on from generations. मतलब पहले से ये चीज बस चली आ रही है कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना मतलब पागलपन. मतलब अभी द थिंग इज दैट अगर देखने जाए तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म, इट इज लाइक अ स्पेक्ट्रम, और वही स्पेक्ट्रम में बहुत सारी अलग अलग तकलीफें हो सकती है. मान लो जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस को इंसोम्निया बोलते हैं हमारे लैंग्वेज, तो लंबे समय तक नींद ना आना वो भी एक मेंटल हेल्थ की तकलीफ ही है. बट मान लो कि एंजाइटी हो गई, चिंता हो गई, डिप्रेशन हो गई, पैनिक अटैक हो गए, तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स है वो मुझे व्हाट आई फील के एक पर्सन अपने लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं तो आता ही है. मतलब छोटा मोटा एडजस्टमेंट इश्यूज, छोटा मोटा स्ट्रेस. अभी इसमें होता है क्या है दैट पीपल कंपेयर एवरीथिंग विद पागलपन. मतलब जैसे ये बड़े टर्म में ये सब चीजों को वो देख ही नहीं रहा, मतलब कि भाई ये सारी चीज भी वही स्पेक्ट्रम में आ रही है. उनको क्या लग रहा है कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिखाना मतलब वो पागलपन, जैसा अकेले अकेले बबड़ना, हंसना, पागलपन करना, उनको ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ वही है. हाँ, जैसा मूवीज में भी हमने देखा है किस तरीके से मूवीज में पागल को पोर्ट्रे करते हैं, तो लोगों को यही लगने लग जाता है कि अरे अगर आप साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हो तो मतलब आप पागल हो चुके हो. एग्जैक्टली. और अगर देखने जाए तो ये जो सिम्टम्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए, लाइक अकेले अकेले मटर करना, इशारे करना, पागलपन, जो लोगों ने जो लेबल दिया है, ऐसे केसेस को हमारे लैंग्वेज में साइकोसिस बोलते हैं, बराबर. स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस या मेंटल रिटार्डेशन, ये सब. अभी ये जो पेशेंट्स होते हैं वो भी अराउंड 15 to 20% ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज कवर करते. इट्स नॉट लाइक दे आर ओनली देयर. मतलब मेजर जो हम केसेस देखते हैं वो यूजुअली एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब्सटेंस अब्यूज, इट बेसिकली फॉर्म्स दैट ओनली इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस. सो व्हाट आई मीन इज के भाई ये सारी तकलीफों के लिए भी आप साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हो, बट लोगों को बस ऐसा है कि भाई कुछ भी हो तो पागलपन. सो दैट स्टिग्मा इज बीइंग कैरीड ऑन फ्रॉम जनरेशन, एंड स्पेशली इन इंडिया में भी कुछ रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा है. मतलब अगर हम अब्रॉड में देखें, यूके, यूएस या कहीं और देखें, तो पीपल आर स्टिल एक्सेप्टिंग एंड दे आर एक्चुअली कंसल्टिंग. ये एक चीज जो आपने बताया कि साइकेट्रिस्ट को हम लोग दिखा सकते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट को हम लोग दिखा सकते हैं, तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है? और अगर मान लीजिए मेरे को एंजाइटी के इश्यूज हैं या मेरे को स्लीप के इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा, या दोनों सेम ही है, या डिफरेंस क्या है इनके अंदर? हाँ, देखिए, मेन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में ये डिफरेंस है कि साइकोलॉजिस्ट इज BA MA, लेट्स से BA MA PhD MPhil, ये सब डिग्रीज होती है.
तो साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन होता है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, एंड इवन साइकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब ब्रांचेस, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट नॉट। पर सब में एक चीज कॉमन देखे तो इनके मतलब देयर मेन रोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू काइंड ऑफ टॉक थेरेपी, और बहुत सारी इसमें थेरापीज आती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी आती है, और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, मतलब जैसे आईक्यू की जांच करना है या फिर कोई एग्जामिनेशन करना है, ये सब। एट द अदर एंड साइकेट्रिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर, मतलब इसके लिए आपको पहले एमबीबीएस करना पड़ता है 5-5.5 साल, उसके बाद 3 साल का एमडी करना पड़ता है उसके बाद। सो एमडी साइकेट्री इज जस्ट लाइक एनी अदर एमडी ब्रांच, मतलब मान लीजिए कि एमडी मेडिसिन है, एमडी एमएस सर्जरी है, एमएस ऑब्स एंड गायनेक है, या फिर कोई भी अदर एमडी स्पेशलिस्ट। तो एमडी साइकेट्री इज बेसिकली मेडिकल डॉक्टर, और साइकेट्रिस्ट का रोल ये होता है कि अलोंग विद डूइंग थेरापीज दे कैन आल्सो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। मतलब जो एक बेसिक एमबीबीएस वाला कर सकता है वो तो हम लोग कर ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ जो हमारी साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस होती है वो सिर्फ हमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट आई वुड अग्री दैट व्हेन इट कम्स टू थेरेपी, मतलब ऐसा नहीं है दैट साइकेट्रिस्ट कांट डू थेरेपी, वी कैन डू, बट इसमें यूजुअली क्या होता है दैट शुरू के 1-2 साल तक साइकेट्रिस्ट यूजुअली थेरापीज करते हैं, पर लेटर ऑन क्या होता है, जैसे पेशेंट के बल्क बढ़ते हैं, मतलब एंड मोर पेशेंट्स आर कमिंग, so we don't get enough time to do therapy. So that's why, to be honest, साइकेट्रिस्ट में कुछ ही ऐसे साइकेट्रिस्ट है जो सिर्फ साइकोथेरेपी करते हैं। ज्यादातर साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि 15-20 मिनट्स छोटा मोटा काउंसलिंग किया और मेडिकेशन लिखी, which is also good. But what I believe that psychologists are much more trained in therapy because उन्होंने पहले से वही ट्रेनिंग की है। तो अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है जो माइल्ड लेवल है, मतलब माइल्ड एंजाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, पैनिक अटैक वगैरह थोड़ा माइल्ड रेंज है, तो यू कैन कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। मॉडरेट है तो भी साइकोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हो, पर व्हाट आई बिलीव कि अगर आपको ऐसा है कि मॉडरेट टू सीवियर लेवल का जिसमें आपकी डे टू डे रूटीन बिगड़ रही है एंड इट इज इंक्रीजिंग टू मोर सीवियर एक्सटेंट, लाइक यू आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल आइडिएशन, डेथ, मतलब मे बी आपने क्या अपना सिचुएशन को ज्यादा खराब कर लिया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब अगर चीजें ज्यादा खराब होती है तो फिर मेडिकेशंस आर मस्ट, ऐसा देखो, क्योंकि देन इट कांट बी हैंडल्ड ओनली विद थेरेपी। एंड मान लीजिए कि भाई ये स्किज़ोफ्रेनिया जैसे जो बीमारी मैंने आपको बताई जिसमें पेशेंट एकदम राउडी है, वो कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है, उसको बांध के रखना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली साइकेट्रिस्ट कैन ओनली हैंडल दैट, मतलब क्योंकि हमें उसको एडमिट करना पड़ता है, उसको शॉक ट्रीटमेंट जैसे जिसको ईसीटी बोला जाता है कभी कभार वो भी देना पड़ता है, तो वो सब सिर्फ हमें दे सकते हैं सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डी एडिक्शन, मतलब नशा मुक्ति, देन साइकोसेक्सुअल, ऑल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, वो दोनों भी कंप्लीटली एमडी साइकेट्री के करिकुलम में ही कवर होता है। एक चीज जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे आपने सिज़ोफ्रेनिया बताया कि जनरली हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको बोलते हैं कि भाई इन पे माता चढ़ गई है या माता आ गई है, तो वो सिज़ोफ्रेनिया या फिर यही रिलेटेड केसेस हो जाते हैं क्या? हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो आप माता जी का बोल रहे हैं उसको हमारे लैंग्वेज में पोजेशन सिंड्रोम बोला जाता है। तो पोजेशन सिंड्रोम या डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मतलब जो मल्टीपल पर्सनैलिटी, जो बहुत बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो एक अपरिचित करके जो मूवी है, आई थिंक बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, वो अपरिचित जो गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा देते थे। या हाँ, अपरिचित, यस, अपरिचित, और उसके साथ कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो गया, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक खुद को फोन कर रहे थे और फिर बता रहे थे। या एग्जैक्टली वो है। तो स्किज़ोफ्रेनिया और ये पोजेशन सिंड्रोम में मेन डिफरेंस है कि पोजेशन सिंड्रोम कैसी चीज है कि अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है, स्पेशली रूरल कम्युनिटी, जो कोई भगवान में बहुत ज्यादा मान रही है, फिर ये झाड़ फूक में, फेथ हीलर्स में बहुत बिलीव करते हैं, तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सराउंडिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम बिलीव उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो भूत मेरे अंदर आ गया। आप समझे? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली इट इज नॉट रियल, बट द थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव बिलीफ, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ फेस्टिवल में अमावस की रात में या फिर ये टाइम पे वो टाइम पे उनको कुछ आ जाता है एंड दे एक्ट कंप्लीटली डिफरेंट, उनका आवाज बदल जाता है, वो बात करते वो बदल जाता है, तो इसको पोजेशन सिंड्रोम बोला जाता है हमारे लैंग्वेज में। और स्किज़ोफ्रेनिया जो चीज है वो पूरी अलग चीज है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, तो दिमाग के कुछ एरियाज में डोपामिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण ये मेडिकल डिसऑर्डर होता है। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया अगर मैं आपको बोलूं तो इट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन रेदर देन पोजेशन, क्योंकि पोजेशन ऐसी चीज है जो उनको एपिसोड आएगा तब वो पूरा अलग एक्ट कर रहे हैं, पर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाए। बट स्किज़ोफ्रेनिया इज अ वेरी क्रॉनिक कंडीशन, मतलब इट इज लॉन्ग लास्टिंग। काफी केसेस में स्किज़ोफ्रेनिया लाइफ लॉन्ग रहता है, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, तो इट इज मोर आई वुड से अ मोर ऑफ हार्डकोर साइकेट्रिक कंडीशन।
अगर आपने कभी होमलेस लोगों को देखा हो जो मतलब स्ट्रीट्स पे घूम रहे, अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हैं, अकेले अकेले बातें कर रहे हैं, हाँ so एग्जैक्टली there are एग्जैक्टली। more chances that they might be schizophrenic. Yeah. So it can happen that they might be schizophrenic or they might be intellectually disabled. हमने ऐसे भी केसेस काफी ट्रीट किए जिसको पागल मान लिया जाता है, मतलब जिसको होमलेस इंडिविजुअल है बराबर, उनको एम्बुलेंस वाला हमारे सेटअप में ला देता है, अभी हमें पता चलता है दैट दिस गाय इज स्किज़ोफ्रेनिक बराबर, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते सब A to Z सब करते, तो दैट सेम पर्सन वॉक्स आउट एज अ नॉर्मल पर्सन। तो यू कैन ओनली इमेजिन मतलब कि साइकेट्री डिसऑर्डर्स का प्रेवलेंस कितना है कि हमें पता भी नहीं चलता कि भाई ये कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया रेदर देन जस्ट सम होमलेस इंडिविजुअल। होमलेस को तो हम लोग पागल ही मान लेते हैं। आई थिंक ये सोसाइटी में ऐसा ट्रेंड बना हुआ कि कोई Yeah. ऐसी होमलेस घूम रहा है तो हम लोग ये बोलते हैं ये तो पागल है, ऐसे घूमता रहता है। और आपने बहुत सही बोली कि वो बड़बड़ाता रहता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हमने देखा है। ये रोड के साइड में आप देख रहे हो कि वो खुद से ही बड़बड़ा रहे हैं। Yes, अच्छा, yes, yes. ये सिजोफ्रेनिया Exactly. वाला तो केसेस हमने देखे हैं। आपका हम्म। कोई एक्सपीरियंस आउट ऑफ योर पेशेंट्स और समथिंग कि जैसा ये हमने जो मूवीज में देखा था ना, जैसे अपरिचित का मूवी हो गया, हाँ तो उसमें Yeah. बाइपोलर डिसऑर्डर में वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ही बन गया। तो हम्म। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है या फिर मूवी में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया था? मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, आप तो पेशेंट्स वगैरह हाँ आते हैं। या नहीं, मैंने ऐसे पेशेंट्स एक्चुअली देखे हैं। पर इसका क्या ऐसे पेशेंट्स का प्रेवलेंस ओवरऑल सब कंडीशन को लेके बहुत रेयर होता है, मतलब ये कॉमनली नहीं देखने को मिलता, पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जांपल मेरा बताता हूँ। आई हैड वन पेशेंट एंड ही हैड 3 डिफरेंट पर्सनैलिटी। अभी उनकी उम्र थी कुछ अराउंड 35-40s में, तो मैंने उनको पूछा, पूरी हिस्ट्री ली। अभी वो इंसान खुद बता रहे थे, मतलब आमतौर पे क्या होता है कि एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी का पता नहीं होता अगर उनमें 2 आइडेंटिटी है तो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसोशिएटिव। बट इन दिस केस इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर, बट ही वाज एक्चुअली सेइंग दैट मैं 10 साल तक सुनील था, राइट, देन 10 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक आई वाज समवन एल्स, एंड अभी 35 के बाद आई एम समवन एल्स। एंड he had 3 different आधार कार्ड्स फॉर एवरीथिंग, मतलब पहले उनका दूसरा था, फिर उनका अलग आइडेंटिटी है, केस पेपर भी टिल ही वाज 35 वो अलग नाम से निकाल रहे थे, उसके बाद वो पूरा अलग नाम से केस पेपर निकाल रहे हैं, मतलब। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पेशेंट। एंड एंड मैंने उनको पूछा, आई वेंट डीपर कि भाई ऐसे पर्सनैलिटी आपकी चेंज की मतलब क्या हुआ ऐसा दैट यू कंप्लीटली स्विच। तो ही मेंशन्ड सम वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड और एडोलेसेंट, तब मतलब एक प्यूबर्टी का जोन आता, मतलब वो प्यूबर्टी के जोन में थे एंड ही वाज नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो उन्होंने अपनी सगी बहन को शायद सेक्सुअली अब्यूज कर दिया था गलती से, और उनको एक रेपिस्ट मान लिया बाय द फैमिली कि भाई ये तो रेपिस्ट है, और मतलब बहुत अब्यूज किया उसको। तो क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट सबकॉन्शियस गिल्ट ही अज्यूम्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी, दैट आई एम नॉट दिस, आई एम समवन एल्स। सो दैट वाज द डेप्थ ऑफ दिस कंडीशन। एंड apart from that he was also saying that when I go to sleep तो नींद में मैं कोई और ही बन जाता हूँ अगेन, मतलब he dreams of someone else. So yeah, this was very interesting case, and he was completely alone, no one was staying with him, he always used to come alone, वो अकेले रहते थे completely. तो ऐसा था। दूसरा एक केस ऐसा था that there was this 45-50 year old lady and she was behaving very regressively. regressive का मतलब क्या, बच्चों जैसा behave करे। तो उनको भी ऐसे थोड़ा डिसोशिएशन जैसा था, मतलब दैट शी वाज, उनका नाम कुछ और था पर वो बन गई कुछ 10 साल की लड़की अदिति कि भाई मैं तो अदिति हूँ ऐसा। एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग हर ओन हस्बैंड एज हिज डैड, एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग हर चिल्ड्रन एज इफ वो उनके भाई बहन है, मतलब। तो उसने पूरी अपनी बच्ची की आइडेंटिटी अज्यूम कर ली थी। एंड हमने बहुत बार ट्राई किया बट फिर भी वो नहीं माने, फिर मतलब इट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू शेक दैट, मतलब उनकी जो बिलीफ थी शी वाज कंप्लीटली इनटू दिस दैट मैं तो अदिति हूँ। फिर हमने धीरे धीरे किया, उसका ट्रीटमेंट किया, और वी हैव टू गो डीप इनटू दिस प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, मेडिकेशंस वगैरह देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना चालू होता है सब। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस है। वैसे चीज जो मुझे इसमें लग रही है ना, जैसा आपने मेरे को बताया, कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि, और एक्टिंग इंडस्ट्री में भी हैं, वैसे भी हैं कि पहले वो एक पर्सन है जो कि एक लड़के की तरह बॉर्न हुए थे, अब वो लड़की में शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी इसी से रिलेटेड हो जाता है कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है या फिर इसका कुछ बायोलॉजिकल सिचुएशन या कंडीशन भी रहता है? बराबर, नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। ये पूरी अलग चीज एक्चुअली। इसको हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब जो आप बोल रहे हो ट्रांस इंडिविजुअल्स, राइट, जिन्होंने पूरा ट्रांजिशन किया है एक जेंडर में से दूसरे जेंडर।
तो इसमें क्या होता है दैट कुछ कुछ लोग में कैसा होता है दैट एक बायोलॉजिकल जेंडर होता है उनका, दैट दे आर बोर्न विद सम बायोलॉजिकल सेक्स और असाइंड सेक्स। जैसे मान लो कि बायोलॉजिकली वो इंसान मेल है, बराबर। अभी धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है ना, तब इंटरनली ही फील्स दैट ही इज अ वुमन ट्रैप्ड इन मेल बॉडी, बराबर। एग्जैक्टली तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल सेक्स उनका मेल ही है, पर एक्सपीरियंस सेक्स है, मतलब कि जो वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो फीमेल होता है। अभी दिस इज एक्चुअली अ कंडीशन। अभी आज के जमाने में तो हमारे लैंग्वेज में इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकली जो हमें जेंडर मिलता है उससे अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है और हमें दूसरे जेंडर में ट्रांजिशन लेना है, बराबर, तो वो खुद के जेंडर से जो डिससेटिस्फेक्शन होता है उसको जेंडर डिस्फोरिया बोला जाता है। तो अभी इट इज नॉट काउंटेड एज अ साइकेट्री डिसऑर्डर, मतलब वो डीएसएम जो हमारी डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया की बुक है उसमें से निकाल दिया है, because now they don't count it as a mental disorder, it actually happens। और इसके पीछे भी अलग अलग रीजन होते हैं, मतलब जेनेटिक रीजंस होते हैं, कोई हार्मोनल रीजंस है, फिर कल्चरल बिलीफ्स उनके होते हैं, द वे दैट चाइल्ड इज रेयर्ड, मतलब मान लो कुछ कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस और पेरेंटिंग उनकी कैसी हुई है, बहुत सारे अलग अलग चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है। और ऐसे ट्रांजिशन में भी काफी बार मतलब हमारी हॉस्पिटल में भी ऐसी पूरी प्रोसेस होती है, सर्जरीज होती है जिसमें कंप्लीट ट्रांजिशन होता है मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। तो वो सक्सेसफुल होता है ये जो आप ट्रांजिशन कर रहे हो, जेंडर चेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो इज इट बायोलॉजिकली सक्सेसफुल आल्सो? मतलब कि उसे ऐसा तो नहीं कि बाद में कुछ रिपरकशंस हो रहे हैं या फिर मेडिकल कुछ इश्यूज आ रहे हैं और उसका लाइफ स्पैन पर्सन का कम हो जाएगा? नहीं, इट इज सक्सेसफुल, यूजुअली इट इज सक्सेसफुल, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स कि कौन कर रहा है, मतलब कि भाई कौन सी हॉस्पिटल में आप करवा रहे हो, वो सर्जन कैसे है। और दूसरी चीज ये होती है कि हम एटलीस्ट 5 से 6 इंटरव्यूज उनके लेते हैं कि भाई आर यू कंप्लीटली श्योर दैट यू वांट दिस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सर्जरी कर लिया अभी दे आर अगेन नॉट सेटिस्फाइड, सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। एक न्यूज़ में भी आया था ना, शायद आपने भी देखा होगा कि एक कोई फ्रेंड है, उसने अपने फ्रेंड का जेंडर चेंज करवा दिया और उसके फ्रेंड के इसमें आया था, कंसेंट था नहीं। यस दैट वाज वेरी गुड। एंड उसके पीछे का रीजन ये था दैट वो लड़का उससे अट्रैक्ट था, मतलब ही वाज अट्रैक्टेड टू गेट दैट, तो जस्ट इन ऑर्डर टू बी विद देम ही कंप्लीटली चेंज। तो इट वाज अ वेरी बैड एक्ट, मतलब ये एक्चुअली पेशेंट या क्लाइंट के कंसेंट के बिना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया इसके लेटर रिपरकशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक हार्मोनल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी होती है। हार्मोनल थेरेपी में लेट्स से कि मेल जैसे मेल का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इफ अ फीमेल वांट्स टू ट्रांजिशन टू मेल तो उसको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन का बूस्टर दिया जाता है, मतलब मंथली। साइंस ने जितना तरक्की कर लिया है, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं आज के टाइम पे। अच्छा, सीधे हम लोग अपने वापस उसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो मेंटल हेल्थ हमारा खराब हो रहा है, स्टार्टिंग जितना भी मैंने देखा है वही यही होता है कि भाई सबसे पहले तो लोगों का नींद प्रॉपर नहीं आता है, फिर क्या वो ओवरथिंक करना स्टार्ट करते हैं, एंजाइटी उनको होती है, इसी से लोग स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके क्या रहता है कि वो, आपने सही कहा कि एक टैबू बना हुआ है, किसी को बताते नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं बताते, फ्रेंड्स को नहीं बताते, डॉक्टर्स के पास जाना तो बहुत ही दूर की बात है, कोई सोचता भी नहीं कि उसको डॉक्टर के पास जाना है कि उसको नींद नहीं आ रही है या एंजाइटी इश्यूज है। लोग ये मानते हैं ये तो आज के टाइम पे लाइफस्टाइल है, तो सबको होता ही है और सबको हो भी रहा है, ये बात सही है। लेकिन ये क्या है कि व्हाट वी कैन डू कि हम लोग इसको स्टार्टिंग में ही कर्व कर लें, जो एंजाइटी हो रही है या स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, जिससे कि उस सिचुएशन पे हम लोग ना पहुंचे। मतलब आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे कुछ तो लाइफस्टाइल इश्यूज है हमारे, कि शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आई थिंक वो कॉमन हो गया है। डायबिटीज आज के टाइम पे कॉमन हो गया कि 40 साल के बाद आपको डायबिटीज हो गई। सिमिलर हमने ये भी देखा है कि भाई स्लीप इश्यूज आपको होंगे ही, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप 4-4 घंटे सोशल मीडिया पे स्क्रीन देख रहे हो, तो आप टाइम पे रहे नहीं हो, आपका बायोलॉजिकल का पूरा स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, आप रात को 2 बजे सो रहे हो, तो सर्केडियन रिदम पूरा बिगड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब ना हो, तो हम लोग इनिशियली क्या कर सकते हैं? इसमें जो आप इनिशियली जो चीजें पकड़ने का जो टर्म है उसको हमारे लैंग्वेज में स्क्रीनिंग प्रोसीजर बोला जाता है। मतलब कि जितनी जल्दी आप स्क्रीनिंग कर लोगे ना, उतनी जल्दी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इश्यूज आर गोइंग। अभी मान लीजिए कि स्कूल में एक बच्चा है, अभी कभी कभार काफी तकलीफें चाइल्डहुड से ही लिंक होती है। अगर आपने देखो चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, लेट्स से चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज, एडोलेसेंट सेक्सुअल अब्यूज या बुलिंग वगैरह, इसके कारण धीरे धीरे दूसरी तकलीफें आगे आती है। तो
तो अगर हम ऐसा कुछ कर सके कि चाइल्ड काउंसलर रखे, एडोलेसेंट काउंसलर रखे, स्कूल में हर स्कूल में एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग रखे, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और काफी जगह पे ऐसा होता भी है कि उनको क्या होता है कि पहले स्क्रीनिंग हो ही जाती है बच्चों की इन आइसोलेशन, वी डू सेशंस, एंड वो सेशन में हम कुछ चीजें पूछते तो हमें पहले से ही पता चल जाए कि भाई इसको ये है। तो अगर हर स्कूल में हम ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर ला पाएंगे तो क्या होगा कि हमें एक सुपरविजन विल बी एबल टू कीप एन आई। कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में तो ये होने लग गया है। एग्जैक्टली। और स्क्रीनिंग सेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग स्केल्स भी आते हैं। मतलब जैसे मान लो कि मैं अगर आपको 15-20 क्वेश्चन का एक डिप्रेशन का स्केल दे रहा हूँ, उसमें यू हैव टू जस्ट मेक अ टिक 0 से लेकर 4 तक। 0 इज लाइक नो सिम्टम्स एंड 4 इज लाइक वेरी सीरियस। तो आप जैसे टिक करोगे ऐसे हमें पता चलेगा जो एग्जामिनर है उसको कि भाई इसको कितने लेवल का क्या डिसऑर्डर है इसका। तो अगर ये रूल हम सब जगह पे ला देते तो वी कैन एक्चुअली गेट अ बेटर ग्रिप अर्ली ऑन कि भाई क्या इश्यूज हो रहे क्या नहीं। एंड दूसरा, अगर अडल्ट में ये बात रही, मतलब मान लो कि ये तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप का हुआ, अभी अगर कोई कॉलेज गोइंग है या फिर कोई वर्किंग एडल्ट है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज के एटलीस्ट हमें उनका बिहेवियर अगर हमें थोड़ा अलग लग रहा है तो वी शुड एटलीस्ट इन्फॉर्म देयर क्लोज रिलेटिव। मतलब अगर आज मेरा कोई को वर्कर है वो सडनली आइसोलेटेड फील कर रहा है, वो किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, मैं कभी कभार देख रहा हूँ तो खोया खोया है, या फिर आई एम सीइंग हिम क्राइंग समवेयर, तो दैट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि भाई कुछ लोचा है। तो आई वुड सजेस्ट अगर हम ऐसी कोई छोटी मोटी साइन अगर पकड़ लेते हैं तो वी शुड इन्फॉर्म देयर क्लोज रिलेटिव कि मैं अगर मुझे ऐसा किसी में दिख रहा है तो मैं उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दूं या फिर उनके स्पाउस को इन्फॉर्म कर दूं, ताकि वो आगे जाके कोई गलत स्टेप ना ले ले। तो आपने सही बोला कि हम लोग अपने आसपास देखते भी हैं कि अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दूं तो अर्ली स्टेज वाले लोग तो मुझे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे अपने आसपास भी। ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। तो ये जो स्क्रीनिंग टूल्स और सेशन उसके साथ ये चीज हम भी कर सकते हैं, मतलब जस्ट टू कीप एन आई कि भाई क्या चीजें हो रही है। अभी इसमें जैसे आपने बाइपोलर का मेंशन किया था, तो डिप्रेशन का ही उल्टा स्वरूप होता है मेनिया, बराबर, हम उसको मेनिया बोलते हैं। तो मेनिया में क्या होता है कि इट इज लिटरली रिवर्स ऑफ डिप्रेशन। उसमें नींद आना कम हो जाता है, इंसान हद से ज्यादा खुश रहता है, इंसान हद से ज्यादा बातें करने लगता है, बराबर, हद से ज्यादा गुस्सा करता है और पैसे बहुत खर्च कर देता है, बहुत रिलीजियस हो जाता है। अभी ये सारी चीजें देखने में कोई मेंटल डिसऑर्डर कुछ लोगों को नहीं लगेगी। मतलब मान लो कि अगर कोई इंसान ज्यादा खुश रह रहा है तो हम ये तो बहुत ही एक्टिव है और फास्ट है। हाँ, या एग्जैक्टली, मतलब दे डोंट नो कि भाई इसको ही माइट बी मेनिया आल्सो। तो द थिंग इज दैट कि अगर उसकी पर्सनालिटी पहले अलग थी और अभी वो टोटली अलग बन गई है तो इसका मतलब दैट देयर इज सम इश्यू। पर अगर वो पहले से ही खुश रहता है, पहले से ही ज्यादा बोलता है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। पर ऐसी बहुत सारी साइकेट्रिक कुछ ऐसी काफी सारी कंडीशन होती है। जैसे मान लो ओसीडी का आप एग्जांपल ले लो, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब सब टाइम टू टाइम करना, या फिर मान लो कि एक ही एक चीज बार बार करना कि भाई ये मैंने फोन उठाए रख दिया, स्विच चालू की बंद की, या फिर मान लो कि हर चीज 3 से 4 बार करनी है, मैं 3 बार करूंगा तो ही सब ठीक रहेगा, चौथी बार किया तो कुछ गलत हो जाएगा। अभी ये सारे सिम्टम भी ओसीडी के सिम्टम होते हैं, जो अगर कुछ लोग सुनेंगे तो दे आल्सो माइट बी एबल टू रिलेट कि भाई ऐसा तो मेरे को भी होता है ऐसा। तो there are many conditions which are very prevalent, but it is difficult to identify. ऐसे लेमन के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। पर अगर आपको ऐसे कोई भी इशू हो रहा है तो it is very necessary and it is recommended to just visit a psychiatrist or psychologist. लेकिन थोड़ा सा वही है ना कि हमारे यही है ना कि आप घर में क्या बताओगे कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो घर वालों का बिहेवियर ही आपके अगेंस्ट हो जाएगा। आप अपने ऑफिस में या फैमिली एंड फ्रेंड्स में बताओगे कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहे हो, तो इवन लोग जो जाते भी हैं वो भी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते। यस। तो उस वाले केस में उनको थोड़ा सा एक वो रहता है कि वो जाना नहीं चाहते और वो अपना कंडीशन बहुत ज्यादा बिगाड़ लेते हैं। एग्जैक्टली, नहीं, यू आर राइट। और इसमें दूसरी चीज है कि उनको पता भी नहीं होता कि ये एक्चुअली साइकेट्रिक सिम्टम है। मैंने काफी बार ये देखा कि जब मैं कोई नई जगह पे अगर मैं प्रैक्टिस चालू करता हूँ तो शुरू में कोई आता नहीं है, पर जब मैं वो लक्षण डिस्प्ले करता हूँ, मतलब कि भाई क्या आपको बहुत विचार आते हैं, कि आपको ओवर थिंकिंग होता है, कि आप हर बात में ये सोचते हो वो सोचते हो, तो सब लोग रिलेट करने लगते हैं कि भाई अच्छा, अगर ऐसा मुझे हो रहा है तो ये भी एक बीमारी है। मतलब अभी तक अगर मैंने आपको ये मेनिया क्या है वो नहीं पता होता तो शायद आपको नहीं पता हो कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, मतलब आप समझे। तो मुझे लग रहा है कि एक लेवल का साइको एजुकेशन भी लोगों में कम है, उनको
पता ही नहीं है मतलब कि भाई क्या क्या सिम्टम है और क्या नॉर्मल है और क्या साइकेट्रिक है। और काफी बार हम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेशेंट्स को पूछते हैं कि जब उन्हें ये स्टिग्मा था कि भाई साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाना, आई यूजुअली आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपको नहीं दिखाना तो क्या आपको ये बीमारी सहते रहना है, आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ऑलरेडी अभी पुअर हो चुकी है उसी तरह आपको पूरी लाइफ काटनी है, कि फिर एक बार डॉक्टर के एडवाइस लेके उनका ट्रीटमेंट लेके यू वांट टू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। So on one hand it is your quality of life which you are compromising, और एक on other hand you are just kind of stigmatizing कि भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे वो डर से आप हमारे पास नहीं आते, पर सामने आप क्या यही क्वालिटी ऑफ लाइफ से जिंदगी काटना चाहते हो, तो तब काफी बार उनकी आंख खुलती है कि भाई नहीं, यू आर राइट, कि एक बार दिखाना चाहिए। वैसे ये पॉइंट 1 हो गया, आपने बिल्कुल सही बोला कि उनको यही लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो आना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पाते। लेकिन एक सिनेरियो और है, आई थिंक उसमें दूसरा कंडीशन ये रहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो किसी बहुत ही प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की फीस भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज ये इंडिविजुअल सेशंस होते हैं तो इनका कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। और ऐसा तो है नहीं कि आप फिजिशियन के पास एक बार गए, उसको आपने एक बार फीस दिया, उसने आपको मेडिसिन लिख दी और आप ठीक हो गए। इसमें तो आई थिंक मल्टीपल सेशंस आपको करने पड़ते हैं, रेगुलरली आपको जाना पड़ता है। तो जो कॉस्ट वाला इशू भी आ गया कि मान लीजिए हर किसी के पास उतना पैसा भी नहीं होता है, तो इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि चलिए सोसाइटी से तो ऊपर उठ गए, लोग क्या सोचेंगे उसका उनको डर भी नहीं है, लेकिन उनका क्या है कि भाई उनके घर में इतने सारे लोग हैं और वैसे ही फाइनेंशियल सिचुएशन उनका ठीक नहीं है, जो कि आज के टाइम पे हम लोग देख भी रहे हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन भी लोगों का ठीक नहीं है, वो महंगाई में ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और ऐसे टाइम पे उनको बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाना है, बच्चों की फीस आजकल इतनी ज्यादा हो गई है, नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो गए, तो उनको ये लगता है कि यार इतना पैसा तो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। तो ऐसे के बारे में आप क्या कहोगे कि व्हाट कैन बी डन इन सच अ सिनेरियो? See the thing is that इसमें क्या है कि जैसे हर प्रोफेशन में अलग अलग लोग होते हैं, मतलब जैसे मान लो लॉयर की बात आप ले लो, या फिर कोई चीज अगर आप खरीदने जा रहे हो उसकी बात ले लो, तो ऐसा नहीं होता कि सब एक ही रेंज में होता है, मतलब दैट्स एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, ऐसा भी एक मिथ होता है जो लोगों को पता नहीं होता, मतलब लाइक नॉट एवरीवन इज एक्सपेंसिव। जैसे लॉयर में अलग अलग कैटेगरी होती है कि भाई कोई कम दाम में देख रहा है, कोई ज्यादा दाम में देख रहा है, कोई अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस। सही बात है, आप सीधे कपिल सिब्बल जी को हायर करोगे तो बात लगी पड़ जाएगी ना, आप किसी लोअर कोर्ट के एडवोकेट को भी हायर कर सकते हो। एग्जैक्टली, तो सेम चीज साइकियाट्री में भी है, मतलब कि कोई एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ज्यादा लूट भी रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सब एकदम ऑनेस्ट है, बराबर। तो एवरी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस अवेलेबल, मतलब कि कुछ अगर आप कोई जेन्युइन डॉक्टर आपको मिल गए, या फिर द बेस्ट थिंग इज लाइक लेट्स से कि अगर कोई फैमिली रिलेटिव ने ट्रीटमेंट ली हुई है और उनका अगर भरोसा है कि भाई नहीं ये बंदा अच्छा है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई नहीं वी कैन गो देयर ऐसा। एंड जब कॉस्ट की बात जो मैंने आपको बताया कि भाई एवरीवन चार्जेस डिफरेंटली, मतलब सबका अलग अलग होता है, कुछ लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे चार्ज करते हैं, कुछ लोग नंबर ऑफ आवर्स पे भी चार्ज करते हैं, भाई 1 घंटा आपने मेरे से बात की उसका इतना, अगर 5 मिनट बढ़े तो इतना। तो और कुछ लोगों का फिक्स होता है कि भाई न्यू केस के इतने हैं, फॉलोअप के इतने टाइम के इतने, राइट। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होती है, तो ट्रस्ट और गवर्नमेंट में भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट देयर। और उसमें आपको ये डर नहीं रखना है कि भाई मैं गवर्नमेंट में जा रहा हूँ तो बराबर नहीं देखेंगे ये सब, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर वो एक माइंडसेट है हमारे साथ में कि हमको ये लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इलाज होता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट में लोग जाना प्रेफर करते ही नहीं है। इवन जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग नहीं भी हैं, उनका भी ये कोशिश रहता है कि यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाया जाए, भले थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ही आप जाओ। एग्जैक्टली। अभी इसमें तो यही है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पास आउट, आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता अच्छे से वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज द थिंग इज दैट एक चीज क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ही आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लोड काफी ज्यादा हो। तो मान लो कि अगर आप 3-4 घंटे की ओपीडी में अगर 100 पेशेंट देख रहे हो और प्राइवेट में आप 3-4 घंटे में 10 पेशेंट देख रहे हो, तो 10 पेशेंट में आप ज्यादा अच्छे से बात कर पाओगे, विच इज ऑब्वियसली ट्रू। पर हम लोग ऐसा करते कि अगर कोई पेशेंट को थेरेपी या लंबे समय तक बात करने की जरूरत होती है तो वी कॉल देम एट डिफरेंट टाइम,
ऐसा नहीं है कि भाई आपको ज्यादा पैसे लेके हम ज्यादा चार्ज करेंगे कि भाई अगर आपको 1 घंटा बात करनी है, आपको आधा घंटा बात करनी है, तो फिर आप 4 बजे शाम को आ जाओ जब मैं फ्री हूँ, राइट? तो ऐसी चीज भी होती है, मतलब इट्स नॉट लाइक एक, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट लोड के कारण थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आता है, बट देन वी कैन ऑल्सो कॉल दैट क्लाइंट इन सम डिफरेंट टाइम व्हेन वी आर फ्री। तो उस तरह भी चीजें अच्छे से वर्क होती है। तो इवन इन दैट कॉस्ट इज नॉट अ कंसर्न। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयाँ वगैरह सब कुछ फ्री में होता है, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। हाँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि एंड अगर ये जैसे भी हाँ आज के टाइम पे क्या रह रहा है ना कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसमें उनमें भी एंजाइटी के, या मान लीजिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि कोटा में क्या सिचुएशन हो गया है, सुसाइड भी हो रहे हैं, लोगों का मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और वो क्या, वो स्टूडेंट है, तो वो क्या अभी वो अर्न भी नहीं कर रहे, पेरेंट्स को बताना नहीं चाहते, तो ऐसे वाले केस में उनका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, उनको दिख भी रहा है। लेकिन अब वही उनके पास वही इश्यूज आ गया ना कि भाई पैसे तो उनके पास है नहीं, तो साइकेट्रिस्ट के पास तो जा नहीं सकते। गवर्नमेंट में उनको ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट तो हॉस्पिटल्स में तो कुछ होता नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे केस में अब मान लीजिए कि एक स्कूल का स्टूडेंट है या कॉलेज का स्टूडेंट है, या मान लीजिए एस्पिरेंट है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अपने लेवल पे भी क्या कर सकता है कि मान लीजिए अभी उसके पास पैसा नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, प्लस आपके पास भी जो ऐसे स्टूडेंट्स के केस आते होंगे, तो व्हाट जनरली यू एडवाइस हिम, आप अगर आप ऐसा कुछ बताना चाहो तो। यस यस, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राई टू एक्सप्लोर सम ट्रस्ट हॉस्पिटल्स अराउंड यू, ट्राई टू एक्सप्लोर सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अराउंड यू, बराबर। अभी उसमें क्या होगा कि आप 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई चार्जेस आपको नहीं देने होंगे, एक चीज। दूसरी चीज के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर अच्छे होंगे ऐसा भी नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आप 3 जगह पे जाओगे तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। एटलीस्ट 3 जगह पे अगर आप 4-5 डॉक्टर को मिले तो 4-5 में से शायद एक डॉक्टर के साथ तो रैपो आपका अच्छा बन जाएगा। मतलब व्हाट आई मीन इज दैट इफ यू गो आउट एंड इफ यू ट्राई टू एक्सप्लोर, यू विल गेट अ गुड साइकियाट्रिस्ट, मतलब इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पर अगर आप बिल्कुल ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर यू नो नथिंग कैन वर्क आउट, मतलब। तो मेरा यही बात आपकी सही है बाहर जाके ये सारी एफर्ट तो करना पड़ेगा आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा ही, मतलब इवन लाइफ में कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर आपको एग्जाम भी क्लियर करना है तो उसके लिए भी तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट देने हैं, एफर्ट करना है, पढ़ाई करनी है। ये भी एक तरीके से आप मेंटल हेल्थ की किसी सिचुएशन में फंस गए, आप उसको उससे बाहर निकलना है आपको, तो आपको एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे। कन्वीनियंस तो उसमें नहीं है, आपने बात सही बोला। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स के साथ अगर आप बताना चाहो तो, बिकॉज आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। या बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स को लेकर तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है हमारे पास। अभी इसमें जैसे आपने एक चीज मुझे ऐड करनी थी कि जैसे आपने बताया कि अगर आप बाहर जाके एक्सप्लोर करिए अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही जाएगा। पर अभी कुछ कुछ करके व्हेन समवन इज इन सीवियर डिप्रेशन, तो उनको ये भी मोटिवेशन नहीं होता कि भाई लाइफ तो जीने लायक ही नहीं है, क्यों जाऊं मैं। वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि अगर वो इफ इज डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इशू, ही वुड आल्सो गेट थॉट्स लाइक मैं तो मर जाऊं ना, क्यों जाना, मैं तो इधर पड़ा रहता हूँ ऐसा। तो तब जिम्मेदारी बनती है यू नो उनके इन्फॉर्मेंट्स की, या फिर उनके साथ जो उसके कलीग्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है, मतलब कि भाई आपको आपके कलीग में अगर ऐसे लक्षण मिल रहे तो अगर वो खुद नहीं जा रहा तो आप लेके जाओ, राइट। यू ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन योर एंड एंड देन यू कन्वे हिम कि भाई यू नीड हेल्प ऐसा। तो वो एक पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू ऐड। एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट के स्टूडेंट्स को लेके, बराबर। अभी स्टूडेंट्स को लेके 2 से 3 चीज सबसे कॉमन स्पेक्ट्रम हमने देखा हुआ है। एक होता है एकेडमिक स्ट्रेस, बराबर, के लेट्स से दैट कोई स्टूडेंट कोई ऐसी ब्रांच में आ गया जो उसको नहीं करनी थी, बट बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर ही एंटर्ड, लेट्स से मेडिकल में एंटर कर गए, तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम बन गया। तो एक वो स्ट्रेस, सेकंड एकेडमिक स्ट्रेस, एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती है, और इतने सारे, जैसे आपने नीट का ये केस ले लिया, देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो वो कंपटीशन एंड यू नो गेटिंग दैट स्कोर इतना मेहनत करके भी नहीं होता है, बहुत सारा सिलेबस होता है, वो एक स्पेक्ट्रम। देन थर्ड इज रिलेशनशिप इश्यू, राइट। अभी यंग एज है, कॉलेज गोइंग है, तो रिलेशनशिप इश्यूज और यू नो ये ब्रेकअप, पैच अप एंड दिस दैट, वो सब भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। एंड फोर्थ इज सब्सटेंस अब्यूज, मतलब which is again very common in medical colleges, कैनाबिस अब्यूज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी अंदर खाने हॉस्टल में बहुत सब चल रहा हुआ होता है। तो ये पूरी 4 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस होता है यूजुअली। इफ दे कम टू यू नो इफ दे डू कम टू सीक हेल्प, तो डेफिनेटली हम उनकी पूरी मदद करते, बराबर। हम
उनके सेशंस लेते, वी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस इफ इट इज नीडेड, एंड वी अगेन हैव टू बी कॉशियस कि भाई ऐसी दवाई दे जिससे उनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बिगड़े नहीं या फिर नींद ना आए पूरे दिन। हाँ, एक मतलब वो अगर होता आप किसी का Then, बिना नाम but बताए आप किसी कुछ-कुछ की स्टोरी cases- शेयर करना चाहते हो तो कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रहा था, जिससे कि एक केस स्टडी जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि भाई सिचुएशन क्या होती है, फिर वो किस तरीके से आया, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर क्या काम किया। yeah. So I had this guy. अभी उनको बहुत सीवियर ओसीडी था, राइट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी वो ओसीडी में उनको क्या हो रहा था, ही वाज गेटिंग इंट्रूसिव थॉट्स तो मतलब ऐसे विचार जो हमारे कंट्रोल में नहीं है फिर भी आ रहे हैं। मान लो कि डेड बॉडीज के विचार आना या फिर सेक्सुअल थॉट्स हमें चाहिए नहीं फिर भी वो बराबर। तो इट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। तो बिकॉज ऑफ दैट सीवियर ओसीडी एंड सीवियर इंट्रूसिव थॉट्स क्या हो रहा था कि वो नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, एंड he was trying his best, was because of that OCD was not able to prepare, बराबर। और वो प्रिपरेशन के कारण उसका 1 साल पूरा ड्रॉप का वेस्ट हुआ था। दिस इज अ वेरी ट्रू स्टोरी, एंड यही बंदे के मैंने 4 से 5 सेशन लिए थे। सो फर्स्ट ईयर वाज कंप्लीटली वेस्टेड। देन अगेन ही ट्राइड फॉर सेकेंड ईयर, एंड सेकेंड ईयर में जैसे मान लीजिए कि मैंने सेशन लिए, थोड़ी मेडिकेशन चेंज करी, वो इम्प्रूवमेंट के जोन में भी आ गए थे। बट जब वो सेकेंड मतलब जब वो अगेन नीट के 1 दिन पहले ही क्या हुआ कि अगेन ही हैड सम ट्रेजेडी दैट उनके कोई रिलेटिव एक्सपायर हो गए, बराबर। तो अगेन वो थॉट सिर्फ 1 दिन पहले चालू हो गए, दैट इंट्रूसिव थॉट्स, इट स्टार्टेड अगेन। तो now what he did was that because he was very concerned, he simply called me just one day before exam, one night before exam, and he was very distressed that I won't be able to do this, मतलब ये फिर से चालू हो गया ऐसा। तो only thing I did was that I just consoled him, I counseled him, थोड़ी मैंने उनको चीजें समझाई, शांत किया, थोड़ा मोटिवेशन एनहांसमेंट किया, and next day he was able to clear, and this year he will get into MBBS। मतलब ये ट्रू स्टोरी है, अभी इस साल इनको MBBS में मिल भी जाएगा। मतलब ये कि ऐसा नहीं है that I am complimenting myself or something, but the thing is that अगर right time पे right message आप pass on करते हो किसी को, तो it can actually change their life। मतलब तो मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब अगर देखने जाए तो मान लो अगर मैं नहीं तो कोई अच्छा उसको दोस्त मिल गया हो वो टाइम से, और अगर उसने राइट टाइम पे उसको समझा दिया तो उसकी पूरी लाइफ बन गई, ऐसा ही हुआ। पर अगर मैं नहीं होता कोई और नहीं होता, और अगर लेट्स से कि अगर उसका फिर से नीट खराब होता तो आई डोंट नो मतलब उसकी क्या कंडीशन होती। आई थिंक इसमें सारी बात यही आ जाती है कि रेगुलरली काउंसल करना है। मतलब अगर फ्रेंड भी काउंसल कर रहा है तो उसको भी रेगुलरली उसको काउंसल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार किसी को काउंसल कर दिया और वो ठीक हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में भी वो आपके पास आया, फिर सेकंड ईयर में भी वो आपके पास आ रहा है, तो आई थिंक कई साल तक ये करना पड़ा, तब जाके चीजें ठीक हो रही हैं, स्टेबल हुई। या एग्जैक्टली। और अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिसऑर्डर। मतलब कि लेट्स से कि मैंने आपको बताई ओसीडी थोड़ी उनका जो ओसीडी का लेवल था, इट वाज अप टू अ सीवियर लेवल, तो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म काउंसलिंग एंड थेरेपी एंड ऑल। स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, सीवियर डिप्रेशन, ये सब पे बहुत सारे फॉलोअप्स जरूरी होते हैं। पर मान लो कि अगर किसी को छोटा मोटा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो गया, तो क्या होता है, मतलब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का बेसिक मतलब कि लाइफ में छोटे मोटे उतार चढ़ाव के कारण जो हमें स्ट्रेस आए उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो हमेशा सबके लाइफ में कहीं ना कहीं आता है। अभी आपने देखा हो कभी कभार हमारा कोई क्लोज फ्रेंड होता है, वो हमें हमारा कोई यार होता है, वो आके बैठ के हमारे साथ 2-4 बातें करता है तो भी हमें अच्छा लगने लगता है। तो ऐसी जो छोटी मोटी चीजें होती है ऊपर नीचे, उसमें आप एक बार काउंसिल करो तो भी कभी कभार वो बेनिफिट या वो इफेक्ट आ जाता है, बिकॉज इट वाज नॉट अप टू दैट लेवल। पर लेट्स से कि कोई साइकेट्री डिसऑर्डर के लेवल का अगर क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म है, देन इट वुड रिक्वायर रिपीटेड फॉलोअप्स एंड मेडिकेशन। In short, I would say that it depends on the level of disorder, मतलब कि कितनी इंटेंसिटी का लेवल है। कल हम लोग देख रहे हैं ना, सक्सेसफुल लोग जो हैं उनको भी डिप्रेशन हो रहा है। जैसे कि एक केस तो बहुत ही कॉमन भी है कि जो हमारे एक सिंगर हैं बहुत फेमस है, हनी सिंह, एक टाइम पे वो बहुत सारे कॉन्सर्ट करते थे। मतलब जिस टाइम पे मैं कॉलेज में था तब हनी सिंह के कॉन्सर्ट हुआ करते थे और सबसे ज्यादा क्राउड उनको ही पुल करते थे। फिर बीच में क्या बीच में हमने कई साल का पैच देखा कि उनके गाने भी आने बंद हो गए, कॉन्सर्ट भी होने बंद हो गए, और ये सुना कि भाई ड्रग्स का एडिक्शन शुरू हो गया है, डिप्रेशन में हो गया। अब वो वापस आए हैं 2.0 वर्जन अपना स्टार्ट लेके, और बीच में मैंने उनके इंटरव्यूज देखे भी थे कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने फिर अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, वो भी सब्सटेंस अब्यूज कर रहे थे, तो ये सारी चीजें उनके साथ हो रही थी। फिर उन्होंने भी काउंसलिंग वगैरह लिया और उनको भी 3-4 साल लग गए इससे रिकवर करने के लिए। तो इवन जो इतना सक्सेसफुल पर्सन है जिसके पास सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि देखिए हम लोग ये तो नहीं बोल सकते भाई हनी सिंह के पास पैसे की कमी थी,
कि वो इसलिए नहीं दिखा पा रहे थे। Yeah, exactly. तो उनके पास तो पैसा भी पूरा है, और उनके पास एडवाइजर्स भी हैं ये बताने के लिए कि भाई आपको जाना चाहिए। उसके बाद भी उनको कई साल लग गए उससे बाहर आने के लिए। Yeah. तो जो नॉर्मल पर्सन है, जिसके पास उतने एडवाइजर्स नहीं है, जिसके पास उतना फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, और वो ये सोचता है कि भाई 1 महीने में मैं ठीक हो जाऊं, तो मे बी या तो ये है कि भाई उनका एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ा सा उनको ठीक करना पड़ेगा कि इवन जिसके पास सब कुछ है उसको भी कई साल लग रहे हैं। अगर मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अगर मैंने बचपन से लेके अब तक ये 20 साल में डिप्रेशन या ये सारी चीजें बिल्डअप हुई हैं, तो ये 20 दिन में तो ठीक हो भी नहीं पाएंगी। अगर कोई बचपन का ट्रॉमा है मुझे, और वो ट्रॉमा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच गया, तो हमारे साथ आई थिंक ये इशू मेरे साथ हर चीज में है कि हम लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं। एग्जाम क्लियर करने के लिए भी हमको क्विक रिजल्ट चाहिए। किसी कोचिंग सेंटर में हम लोग जाते हैं तो हमें होता है कि भाई ठीक है 1 महीने में तैयारी हो जाए, क्रैश कोर्स आते हैं। हम कभी जिम में जाते हैं तो हमारे जिम ट्रेनर से सबसे पहली बात यही होती है कि भाई 3 महीने में बॉडी बन जाएगी या नहीं बनेगी। कल आपकी बॉडी बनी नहीं, 3 महीने में आपको बॉडी बनानी है। तो इवन वो सारी चीजों में जब टाइम लग रहा है, तो फिर ये मेंटल हेल्थ जो आपने खराब करी है बचपन से, इसमें भी तो टाइम लगेगा। और ये बात है जेन्युइन, हमको मानना भी चाहिए। आई थिंक इस अप्रोच के साथ हम लोग जाएंगे तो शायद हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। या डेफिनेटली यू आर राइट। और इसको जैसे हम बोलते हैं ना, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आइडियोलॉजी, मतलब कि बस आई वांट समथिंग वेरी इंस्टेंटली, कि इट इज जस्ट लाइक सम क्रेविंग, कि मान लो कि मुझे कुछ सब्सटेंस अब्यूज करना है तो मुझे अच्छा लग जाए बस, या फिर मैं कोई जंक फूड खा लूं तो मुझे अच्छा लग जाए बस। वी वांट एवरीथिंग वेरी इंस्टेंटली। तो इसके पीछे आई थिंक ये एक फैक्टर है। काफी बार पेशेंट्स तो ऐसा भी बोलते हैं कि बस मुझे आप अभी ठीक कर दो, ऐसा भी नहीं कि मैं 20 दिन रुकूंगा या 15 दिन रुकूंगा, यू जस्ट टेल मी समथिंग दैट विल जस्ट इंप्रूव मी राइट नाउ। तो वो लेवल के भी यू नो एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग आते हैं। और काफी बार क्या होता है दैट एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये दैट व्हेन वी आर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट ऑफ एनी साइकेट्री डिसऑर्डर, इट वुड टेक एटलीस्ट 3 to 6 months, चाहे वो कोई भी डिसऑर्डर हो यूजुअली। तो 3 से 6 महीना उनको सेशन लेने हैं और दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है, मतलब अगर वो सीवियर लेवल का है तो। पर अगर काफी बार क्या करते हैं कि वो लोग 20 दिन में अगर अच्छे हो जाते तो दे वुड स्टॉप मेडिकेशंस, मतलब कि अब तो मुझे अच्छा, अब मैं क्यों लूं। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग दे अगेन वर्सन, मतलब जब उनकी तबीयत फिर से बिगड़ती है तो वो दुगना बिगड़ के आती है। तो दिस इज द थिंग, उनको 10 बार बोलने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद भी वो लोग दवाई बंद कर देते, क्योंकि उनको लग रहा है कि बस मैं तो ठीक हो गया, मैं तो जल्दी ठीक हो गया, अब मुझे क्यों चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते कि भाई वो जो केमिकल्स होते जिसका लेवल हमें नॉर्मल करना है ब्रेन के कुछ कुछ एरियाज में, वो लंबे समय तक हम दवाई देंगे तो ही वो मेंटेन रहेंगे। अगर आप जल्दी बंद कर दोगे तो फिर वो जल्दी डाउन हो जाएगा ऐसा। तो या डेफिनेटली, सो अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो उनको एटलीस्ट कुछ पेशेंस रखना है और अपने एक्सपेक्टेशन एकदम अनरियल नहीं रखने के भाई मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। इट डज रिक्वायर टाइम। पर अगर डॉक्टर की एडवाइस और कंप्लायंस के अनुसार वो चलेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन रेमिशन में जाएंगे, मतलब यू नो ऐसे ट्रीटमेंट होगा ही। बट दे जस्ट नीड टू ट्रस्ट ऑन द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, मतलब कि भाई क्या करना है क्या नहीं। हाँ, ये आपकी बात सही है। मैंने देखा भी है कि एक बार आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल या आराम मिल जाता है तो लोग सबसे पहले चीज क्या करते हैं, वो मेडिसिन बंद कर देते हैं। वो क्या, फिर अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। इवन मान लीजिए आपका कोई एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, आपने 2 दिन को खाया, उसके बाद आपका क्या है कि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो गई पहले से, तो फिर आप उसको कंप्लीट ही नहीं करते। आपका मन है कि चलो ठीक तो हो गया, अब और क्यों खाना। और लोग क्या अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। इवन मेडिकल स्टोर्स पे जाके मैंने देखा है कि लोग खुद ही दवाई खरीदते हैं, खुद ही खा लेते हैं, और उसका पता नहीं क्या इम्पैक्ट होगा आगे चल के। मतलब कि हर चीज का कुछ ना कुछ, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जब आपको कोई भी मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं तो वो आई थिंक आपकी बाकी सारी सिचुएशन भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली वही। और इसमें आई थिंक 1-2 फैक्टर ये है कि जैसे गूगलिंग, मतलब गूगल इतना कॉमन हो गया है कि एटलीस्ट 70-80% जो क्लाइंट्स आते हैं वो गूगल तो कर ही देते कि भाई ये दवाई से ये होता है इसलिए मैं नहीं लूंगा, इससे ये होता है तो नहीं लूंगा। अभी द मेन थिंग इज कि अगर आप पैरासीटामोल या मल्टीविटामिन को भी गूगल करोगे तो उसके 10 साइड इफेक्ट आएंगे। तो इंटरनेट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिलती है, पर असल में क्या होता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो जो साइड इफेक्ट होती है वो वेरी रेयर केस में देखने को मिलते हैं, मतलब 0.1 या 1%। और अगर पेशेंट फैक्टर भी ऐसे हो कि भाई उनको ही कोई क्रॉनिक तकलीफ हो तो ही वो साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। और उनके दिमाग में पहले से ही ऐसे मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ये दवा से तो ये होगा तो मैं नहीं लूंगा। बट ऐसा ना करके अपनी बीमारी ही वो बढ़ा रहा है, वो ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है।
और जैसे आपने बताया कि खुद दवाई ले लेना, तो ऐसे भी काफी सारे केस आए। उसमें से एक बहुत बड़ा केस तो ये था दैट देयर वाज दिस गाय, उनके मम्मी को बहुत मतलब ऐसे नी पेन था, मतलब सीवियर नी पेन, एंड इट वाज नॉट रिलीविंग विथ एनी मेडिसिन। तो क्या हुआ कि गांव में कोई जगह पे किसी ने उसको कोई इंजेक्शन लगा के दिया, एंड ही वाज नॉट क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, ठीक है, क्वैक, जैसे हमारे लैंग्वेज में उसको क्वैक बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली, और तो उन्होंने कोई जिसको हम लोग इंजेक्शन झोला दिया। छाप डॉक्टर्स बोलते थे ना। हाँ, या एग्जैक्टली। तो क्या हुआ कि वो इंजेक्शन के कारण वो दर्द कंप्लीटली रिलीव हो। अभी इन्होंने क्या चालू किया दैट एवरी 7 days एवरी 10 days वो इंजेक्शन ही लगाते रहे, एंड दैट केप्ट ऑन फॉर लाइक 3 to 4 years। अभी उन्होंने जब हमें वो एम्प्यूल दिखाई तो हमें पता चला कि वो तो एक स्टीरॉइड है, बराबर। अभी जस्ट इमेजिन दैट स्टीरॉइड इतने टाइम तक उन्होंने कंटिन्यूस लिया, तो बॉडी की क्या हालत होगी, आई कैन ओनली इमेजिन, क्योंकि स्टीरॉइड इटसेल्फ विल कॉज मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट, मतलब बोन डिजनरेशन हो गया, डायबिटीज हो गया, मूड चेंजेस, बहुत सब होता है उससे। तो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन के बिना जब लोग खुद अपने डॉक्टर बन जाते तो रिस्क भी उतना ही रहता है। एक और चीज है जो कि हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी शेमिंग वाला जो है ना, उससे भी लोगों को आई थिंक मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। मतलब एक तो है ना, जो एक हमारे क्रिकेटर भी हैं पाकिस्तान की टीम के, आजम खान, वो क्या है कि एथलीट्स को कभी भी हमने उतना बल्कि या उतना फैट देखा नहीं है। मतलब लास्ट टाइम जो हमने किसी प्लेयर को देखा था बल्कि, तो वो शायद इंजमामुल हक हुआ करते थे, तो उनके ऊपर भी जोक्स बनते थे उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे शायद सोशल मीडिया उतना था नहीं, तो उतना ज्यादा ट्रोलिंग उनको हुआ नहीं था। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो आजम खान पे जो प्लेयर है, तो उनपे क्या है कि भाई बेबी एलिफेंट है और इसको क्यों खिला रहे हो, और कि इस पे तो रन ही नहीं लिया जाएगा। तो वो सारी चीजें बनती हैं उनके ऊपर, तो ट्रोल्स उनके ऊपर रहते हैं। तो वही है कि मैं क्रिकेट पे भी आता हूँ, और क्रिकेट पे मैं आता हूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं क्रिकेट का। तो एक वो भी बहुत अच्छी चीज हुई है। आई थिंक 17 साल बाद हम लोगों ने 2020 वर्ल्ड कप फिर से जीता है, तो उसके लिए सच अ बिग मोमेंट हुई। हाँ, सेम मैन। इट वाज जस्ट लाइक अ मूवी, मतलब सब क्रिकेटर्स ने अपना अपना एक रोल निभाया, एंड इट वाज रियली अमेजिंग, मतलब जो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। और उसमें क्या है, आजम खान के साथ साथ मैं आपको बोलूंगा इवन रोहित शर्मा पे भी तो जोक्स बनते हैं ना कि वड़ा पाव है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोहित शर्मा और कोहली को कंपेयर करते हैं, और क्रिकेटिंग स्किल्स में तो दोनों एट पार हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब हम लोग फिटनेस पे क्या, तो कोहली का फिटनेस इज मोर लाइक रोनाल्डो, मतलब बहुत ही स्लीक है, उनकी डाइट बहुत शानदार है। आई थिंक इवन बोलते हैं कि उनका तो जो पानी भी आ रहा है वो भी कहीं से आ रहा है, 600 रुपए का या 6,000 रुपए, उस हिसाब से उनके वाटर बॉटल का प्राइस रहता है। बहुत ही स्पेसिफिक डाइट वो खा रहे हैं, तो उससे क्या उनकी फिटनेस और एक बॉडी में एक अलग ही लेवल की बॉडी है उनकी, फिजिक जो है। रोहित शर्मा की फिर भी इट्स मोर ऑफ अ नेचुरल बॉडी, मतलब कि फॉर अ क्रिकेटर तो आई थिंक वो सफिशिएंट है, क्योंकि क्रिकेटर को जितना भी काम करना है, रनिंग वो अच्छी कर रहे हैं, जो टेस्ट वो लोग वो क्लियर कर पा रहे हैं, शॉट्स वो अच्छे मार रहे हैं, तो मतलब उनकी फिटनेस उनको हैम्पर नहीं कर रही उनके खेलने में। लेकिन फिर भी हम लोग रोहित शर्मा को भी ट्रोल करते हैं कि अरे वड़ा पाव है ये तो, और तो यह कि अगर इसमें बॉडी शेमिंग जो हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। आई थिंक रोहित शर्मा तो बिकॉज ही इज अ स्पोर्टिव पर्सन, तो वो तो इन सारी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन आजम खान का सिचुएशन थोड़ा सा और ज्यादा है, तो आई थिंक ही माइट टेक इट ऑन हिज हार्ट। और वो हमने कभी कभी उनके जो इंटरव्यूज आए उनमें सुना भी है कि वो खुद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको आलू बोल रहे हैं, या इंजमाम को आलू बोलते थे उनको बेबी एलिफेंट बोल रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये बॉडी शेमिंग का हमारे मेंटल हेल्थ पे लॉन्ग, मतलब एक बार किसी ने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे भी अगर हमको ऐसे बॉडी शेम किया जाएगा तो ये मेंटल हेल्थ पे हमारे क्या इफेक्ट क्रिएट कर देगा। या जैसे आपने बोला कि बॉडी शेमिंग भी एक बहुत ऐसे नेगेटिव एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लाता है किसी पे। जैसे मान लीजिए कि अभी क्रिकेटर की कोई भी फिजिक हो, ही वाज चोजन इन द नेशनल क्रिकेट टीम बिकॉज ही वाज केपेबल फॉर इट। वो चीज बहुत क्लियर है, मतलब अगर वो केपेबल नहीं होते तो उधर उनको जगह ही नहीं मिलती। तो व्हाट आई वुड सी दिस इन अ डिफरेंट वे कि भाई आप बॉडी पे बहुत ज्यादा ओवरली फोकस कर रहे हो, बट रेदर वन शुड फोकस ऑन स्किल्स, क्योंकि इसीलिए तो वो टीम में सिलेक्ट हुए। एंड सेकंड थिंग मुझे क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया इज द कल्प्रिट हियर, दैट बॉडी शेमिंग में भी अगर आप देखो तो इसके रूट्स भी अगर आप देखोगे तो इट वुड बी इन द पोस्ट, मतलब इन फॉर्म ऑफ सम पोस्ट, सम वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह। और ये पोस्ट क्रिएट करने वाले लोग भी इसी इंटेंशन से क्रिएट करते कि भाई इसमें मुझे ज्यादा कमेंट्स मिलेगी और लाइक मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फोटो हमने देख लिया तो क्या होगा कि काफी सारे लोग इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी में आएंगे और कुछ कमेंट मारेंगे कि इसको तो ये है वो है।
एंड देन कुछ लोग लाइक से उनके सपोर्ट में दूसरे लोग खड़े रहेंगे. So these posts are very calculatively put, मतलब you know, to create this controversies and you know comments, likes and gaining attention and all. पर इसमें विक्टिम बनता है वो प्लेयर, मतलब क्योंकि अभी उसको तो पता भी नहीं होता क्या सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्या न्यूज में आने वाला है. और मान लो कि एक ने कमेंट किया, दूसरे ने किया, फिर 100 लोगों ने कमेंट किया, तो ये सारी चीजें ऐसी है जो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं तो हमारे दिमाग में रहती ही है. जैसे आप किसी ने अगर बुलिंग एक्सपीरियंस किया है स्कूल में कि भाई तू तो मोटा है, तू तो ये है वो है, तो ये सारी ऐसी चीजें जो शायद उनको तब नहीं पता चलती होगी, पर लेटर ऑन दिस थिंग्स स्टे ओवर. मतलब फिर क्या होगा कि ये बॉडी शेमिंग जब रिपीटेटिवली होता है तो कुछ लोग ओवरली कॉन्शियस हो जाते हैं उनके बॉडी वेट को लेके. मतलब जैसे इसके कारण कुछ कुछ अलग अलग टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं. जैसे एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है. तो उसमें क्या होता है कि लोग स्टार्वेशन तक खाना बंद कर देते हैं. मतलब एक्सेसिवली, मतलब यू नो, बहुत मिरर में देखना, खुद को इवेल्युएट करना, और इवन अगर उनका फिजिक नॉर्मल है फिर भी दे फील दैट दे आर फैट, बिकॉज ऑफ विच दे वुड कट डाउन कंप्लीटली ऑन फूड. तो यही बॉडी शेमिंग के कारण मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती ही है, बट इसके कारण ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर ऑल्सो कम इन टू प्ले. एंड ये बॉडी शेमिंग के साथ साथ इसके कारण एक तीसरा डिसऑर्डर भी होता है विच इज कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का मतलब ये कि हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरे बॉडी का कोई स्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब कि नाक ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है. जो आपने देखा होगा काफी सेलिब्रिटीज भी अलग अलग प्लास्टिक सर्जरीज करवाने लगते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ दिस बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग अंडर द नाइफ, क्योंकि उनको क्या फ्लॉलेस स्किन चाहिए, परफेक्ट फीचर्स चाहिए. तो और आगे चल के क्या है कि बहुत सारे केसेस में तो वो क्या है कि वो सर्जरी वगैरह उनकी फेल हो जाती है, तो सिचुएशन उनका और खराब हो जाता है. और खराब हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सारी चीजें एकदम वो लेटर मैनिफेस्टेशन ऐसे सारी यू नो बॉडी शेमिंग की कमेंट्स का वगैरह. सिमिलरली जैसे बॉडी पे सेम कलर पे भी हो रहा है कि हम आप कलर पे भी करते हो, अरे भाई ये तो सांवला है, ये काला है. हार्दिक पांड्या के ऊपर यही हुआ करता था. बिल्कुल बिल्कुल, उनको कलर के ऊपर से बोला करते थे. यस. सो डेफिनेटली दीज ऑल यू नो ऐसे चीप हरकतें तो स्टॉप करनी चाहिए बिल्कुल. और मेरा ये मानना रहेगा कि भाई आप अगर कोई पोस्ट पे लोगों की कमेंट देख रहे हो तो आप भी उसमें मत इंक्लूड हो जाओ. मतलब एटलीस्ट यू शुड हैव सम लेवल कि भाई ये सारी शैलो हरकतें में मुझे हिस्सा नहीं लेना. मतलब अक्सर इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई प्लेयर नहीं पसंद, मान लो कि वो पाकिस्तान का प्लेयर है, वी डोंट लाइक हिम, तो क्या होगा कि हम वो क्राउड में जुड़ जाएंगे. मतलब कि चलो भाई इसने उसका मीम बना तो मैं भी मीम बनाता हूँ. इट इज बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल हेट्रेड ऑल्सो. पर वो सारे बहुत मीम बना के मतलब इट इज खुद के लिए तो कोई फायदा ही नहीं, बट वो इंडिया वाले लोग आजम खान के ऊपर मीम बना रहे हैं तो वो फिर वो रोहित शर्मा के ऊपर मीम बना देंगे. वो सारी हाँ एग्जैक्टली वही. और फिर एक के पीछे और 100 लोग आएंगे. तो अगर हमें ऐसी चीज दिखती है तो एटलीस्ट वी शुड हैव अवर लेवल. हमें हमारी बाउंड्री रखनी चाहिए कि भाई ऐसी हरकतों में मुझे शामिल नहीं होना है. तो हमको क्या मतलब सोशल मीडिया का जो यूज है उसको बहुत ही कम कर देना चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. अगर मान लीजिए मैं कोई पर्सन हूँ और मुझे सोशल मीडिया पे बॉडी शेम किया जा रहा है, अरे मोटी है ये तो मोटा है, तो काला है, वो कभी भी पोस्ट कर रहा है उसको यही कमेंट्स मिल रहे हैं. तो ये जो साइबर बुलिंग हो रही है, ऐसे केस में जिसके साथ साइबर बुलिंग हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए ऐसे केस में? मतलब बहुत सारे लोगों का तो मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद ही कर देते हैं, या बहुत सारे लोग कोई नेगेटिव स्टेप ले लेते हैं उन कमेंट्स के बेसिस पे या ट्रोल के बेसिस पे. तो पहले तो हमने देखा था कि आपको बुली सिर्फ वही कर रहा है ना, जैसे आप स्कूल में हो तो आपको स्कूल में अगर बुली भी कर सकते हैं तो सिर्फ वही लोग बुली कर सकते हैं जो आपके आसपास के क्लासमेट्स हैं. लेकिन वहाँ पे क्या टीचर्स वगैरह रह के चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है. और आज के टाइम पे बच्चे भी सोशल मीडिया पे हैं. मतलब आज के टाइम, पहले तो क्या था कि आप बहुत ज्यादा बड़ी एज में आने के बाद आपके पास फोन आता था और स्मार्टफोन तो हुआ ही नहीं करते थे पहले. अब स्मार्टफोन हो गए और 10 साल के बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है. आज के टाइम पे 12 साल के बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है. सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट्स हैं, वो सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव भी है, वो पोस्ट भी करता है रेगुलरली. और जब वो रेगुलरली पोस्ट करता है तो उसको क्या है कि सोशल मीडिया पे ही बॉडी शेम किया जा रहा है, अरे मोटे, अरे इतना क्यों खा रहा है, फट जाएगा तू. तो ऐसे वाले केस में वो जो साइबर बुलिंग हो रहा है, तो ऐसे वाले केस में हमको क्या करना चाहिए कि या तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें या उसके सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बनाएं. लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में डिप्रेशन में आ जाएगा. तो ऐसे में क्या सिचुएशन करने का?
सो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई विक्टिम का मैच्योरिटी लेवल कितना है, मतलब जैसा आपने बताया कि भाई इज विक्टिम एन एडल्ट, एंड इफ विक्टिम इज एन एडल्ट, अगर वो मैच्योर एडल्ट है। सेकंड कि विक्टिम बच्चा है, और अगर वो बच्चा है तो उसकी मैच्योरिटी लेवल कितनी है। तो विक्टिम ये सब बॉडी शेमिंग या फिर सोशल मीडिया ट्रोल से क्या स्टेप लेगा कंप्लीटली डिपेंड करेगा उसकी पर्सनैलिटी पे। मतलब मैं आपको दो अलग अलग बंदे का एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने बोला रोहित शर्मा एंड ये आजम खान, बराबर। अभी मान लो कि रोहित शर्मा इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ही नोज हु ही इज, बराबर, और वो एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंट है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है मान लो। और सामने अगर दूसरा बंदा है, वो ऑलरेडी उसका सेल्फ एस्टीम लो है, बराबर, वो पहले से ही ये ट्रोल का शिकार बनता हुआ है और ऑलरेडी वो बहुत सेंसिटिव है वो चीज को लेके। तो दोनों का एक्शन अलग होगा, मतलब दैट मे बी ही माइट नॉट केयर एट ऑल बिकॉज ही नो हु इज, जबकि इसको अगर ये मन पे ले लेगा तो ये कुछ भी कर सकता है। सो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी। और जो आपने बताया क्या करना चाहिए, तो अगेन आई वुड से दैट इसमें भी वी कैन डिवाइड इट इनटू चाइल्ड एंड अ मैच्योर एडल्ट। तो अगर बच्चा है तो डेफिनेटली वो बच्चे को सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ है, क्योंकि यूजुअली वो बच्चे का मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होगा कि वो समझ पाएगा कि मैं क्या करूँ, ही कैन डू एनीथिंग। तो इफ पॉसिबल दैट किड शुड फर्स्ट इन्फॉर्म टू हिज पेरेंट्स, एंड इफ दैट इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट पेरेंट्स शुड हैव अ वेरी क्लोज सर्वेलेंस या सुपरविजन ऑन चाइल्ड्स बिहेवियर, मतलब कि भाई वो फोन में क्या कर रहा है, कितना टाइम फोन पे है, लैपटॉप पे क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। और इसमें अगेन आई वुड लाइक टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स कि भाई एक्यूटली हमें क्या करना है, मतलब तुरंत अगर ऐसे ट्रोल्स बन रहे तो क्या करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुरंत हमें कोई स्टेप लेना है तो वो सोशल मीडिया डीएक्टिवेशन का ही होना चाहिए। रीजन बीइंग कि एक बार ये सब चालू हो गया, फिर अगर अकाउंट ही नहीं बचेगा तो देयर वुड बी लेस पॉसिबिलिटी कि हमें कोई डायरेक्ट मैसेजेस आए। मतलब अगर मेरा इंस्टाग्राम है और मुझे बुली किया जा रहा है, तो अगर मैं इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा तो एटलीस्ट मुझे डायरेक्ट मैसेजेस तो नहीं आएंगे। चलो वाया कहीं से भी कुछ भी हो, बट एटलीस्ट आई वुड नॉट बी अफेक्टेड एट दैट मोमेंट। फिर जब ये चीजें शायद ठंडी हो जाती है, फिर अब मान लो कि अगर हमने कोई लीगल एक्शन ले लिया, इफ इट इज नेसेसरी, तो यू नो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्शन विच वी कैन टेक, कुछ लीगल कंप्लेन करना वगैरह वगैरह। फिर ये चीजें ठंडी हो जाती है, देन इट डिपेंड्स कि भाई अभी सर्कमस्टेंसेस कैसे है। और अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी का मैच्योरिटी लेवल कम है तो वो क्या करेगा कि रिवेंज सीकिंग मोड में आ जाएगा कि भाई इसने मुझे किया तो मैं उसको करूंगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वो रिवेंज में कुछ भी बोल देंगे फिर, एंड फिर भी वो घूम घूम के उन पे ही आएगा मतलब। या फिर जैसे आपने बताया कि कुछ लोग अगर बहुत सेंसिटिव है, बहुत फ्रेजाइल है, तो दे माइट इवन टेक सम नेगेटिव स्टेप्स लाइक सुसाइड वगैरह वगैरह। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करके एक क्लोज रिलेटिव को इन्फॉर्म करना चाहिए, अगर हो सके तो कोई लीगल एक्शन लेनी चाहिए इफ इट इज पॉसिबल। एंड देन वेरी कॉशियसली जब चीजें ठंडी हो जाती है तब आप शायद यू नो थोड़ा आजू बाजू देख के धीरे धीरे कॉशियसली यू कैन मे बी कम बैक अगेन। एंड ऑब्वियसली टाइम शुड बी लिमिटेड एज यू सेड, मतलब काफी लोग पूरा दिन इसमें रील स्क्रॉल कर करके बिता देते हैं, ऐसा भी होता है। तो रेदर यू शुड हैव सम फिक्स टाइम कि भाई लेट्स से कि शाम को आपने एक घंटा रखा है फोन के लिए, या फिर दोपहर को रखा है, जो भी हो। एंड आई नो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, मतलब जैसे मान लो कि आप बैठे हो तो हमारी आदत होती है कि जहाँ पे भी फोन हम देखने लगे, तो दैट बिकम्स अ चैलेंज। इज इट लाइक जब वो मोमेंट पे हम फोन लेके रील स्क्रॉल करने बैठ जाते तभी हमें खुद को याद दिलवाना कि भाई नहीं, अभी मैं सिर्फ जो मेरा अर्जेंट वर्क है या फिर किसी के इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे हैं वो ही मैं अटेंड करूंगा, ये सारी जो टाइम पास की चीज है वो मैं बाद में करूंगा ऐसे। तो आई थिंक वी शुड हैव सम फिक्स टाइम स्लॉट। एंड आपने देखा कुछ कुछ एप्स भी ऐसी आती है, मतलब ऐप लॉक वो टाइम लॉक कर देते हैं आपका कि आप उससे आपको चला नहीं पाते। बिल्कुल सही बात। हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी अलग अलग टाइप की मॉडलिटी है। देन यू कैन ऑल्सो स्विच ऑफ नोटिफिकेशन, कि अगर सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत ज्यादा है तो सारी नोटिफिकेशन अगर आप बंद कर दो या फिर ऐप से डिलीट कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि यूज मत करो, अगर आप एप्स डिलीट करोगे तो क्या होगा कि आपको सोशल वो इंटरनेट का ब्राउजर खोल के वो करना पड़ेगा, विच विल टेक मोर एफर्ट। तो कभी कभार क्या होगा कि हमारा व्यूज थोड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कि फेसबुक में एक क्लिक में अगर कर देता हूँ पर उससे बदले मुझे टाइप करके वो खोलना पड़े इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके, तो दैट विल बी अ मोर स्ट्रेनियस थिंग। तो आई वुड सजेस्ट बहुत अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आप एप्स डिलीट कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, और जब दिन में एक बार चेक करना है तो एक या दो बार ही चेक करिए, दैट्स इट। मे बी सुबह कर लिया और रात को कर लिया। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि अगर हम लोग स्टेप्स बढ़ा देंगे कि भाई पहले हमको कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, फिर वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, तो कभी कभी क्या है कि वो अपने आप ही थोड़ा सा उसको आलस आ जाएगा कि अरे यार बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, चलो। और एक चीज इसके अंदर ये भी है कि जैसे आपने बताया ना कि सोशल मीडिया का यूज हम लोग
एक साथ हमको कम करना चाहिए, लेकिन हम लोग कम कर नहीं सकते। तो मे बी इसमें जो मेरे को लगता है कि जो सेम चीज हम लोग खाने के बारे में बोलते हैं ना कि भाई आप खाना बंद मत करो, आप उसको हेल्दी फूड के साथ रिप्लेस कर दो। मतलब आप जंक खा रहे थे तो जंक की जगह आप शाम को स्नैक्स में फ्रूट खाना स्टार्ट कर दो। सेम चीज हम लोग बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल के साथ भी कर सकते हैं कि भाई आप एंटरटेनमेंट में डांसिंग के रील्स या स्क्रॉल कर रहे हो, तो मे बी बेटर ये है कि यार आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड देख लो, आप कुछ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड डेफिनेटली कंटेंट देख लो। मतलब आप कुछ ऐसा पॉजिटिव कंटेंट देखो ना जो कि साइकोलॉजिकली आपको, आपकी मेंटल हेल्थ में भी कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट उससे आएगा ही ना। मतलब अगर आप पॉजिटिव कंटेंट देखोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो, वायलेंस देख रहे हो आप, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जा ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मुझे अच्छा भी लगता है ना कि जैसे मैंने देखा कि जैसे आप भी सोशल मीडिया पे आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, फिर मैं आजकल देखता हूँ कि आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे आ गए हैं कंटेंट बनाने। वरना पहले हमको ये लगता था यार डॉक्टर तो सोशल मीडिया पे डॉक्टर क्यों ही आएगा, लेकिन आज के टाइम पे आ गए हैं और बहुत ही अच्छे से वो एडवाइस भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। और प्लस वो एक तरीके से एक चीज ये भी क्लियरिटी है कि जब वो एक कोई प्रोफेशनल डॉक्टर आपको यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहा है ना, तो वो जो कंटेंट बना रहा है उसमें एटलीस्ट हमको श्योरिटी है। अदरवाइज क्या था कि हम देखा था कि जैसे डॉक्टर्स में क्वैक्स है ना, जो झोला छाप डॉक्टर है, ऐसे यूट्यूब पे भी काफी सारे क्वैक्स आ गए हैं। बिल्कुल एडवाइस दे रहे हैं कि भाई आपको पेट कम करना है तो आप ये रोलर चला लो तो आपका पेट कम हो जाएगा, आप वो कर लो। तो इस पे ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने आपका भी सोशल मीडिया पे मैंने आपको देखा, तो व्हाट वाज योर विजन मेनली कि आपने ये सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने का, हाउ डिड यू डिसाइड मेरे को भी आना चाहिए, व्हाट वाज योर? डेफिनेटली बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, जो आपने एक क्वैक की बात की है उसमें मैं मेरा ही एक्सपीरियंस बताऊंगा दैट स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर तो बहुत सारे क्वैक्स हैं। मतलब इन जनरल तो चलो होंगे, पर जैसे आपने देखा होगा कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोच, मतलब जैसे ये कोच वो कोच, अभी आई डोंट नो कि वो मतलब किस बेसिस पे ऐसे कोच खुद को अनाउंस कर रहे हैं। बराबर, हाँ बहुत सारे कोचेस हैं। मैंने ऐसी देखी थी मैंने देखा है कि उनके एड्स चलते हैं कि वो एड चले कि मेरा 99 रुपीज में ये मैं NLP कोच हूँ, मैं XYZ कोच हूँ। पहले वो MLM की कंपनीज में काम करते थे, MLM के कोर्स बेचा करते थे, अपने नीचे पिरामिड स्कीम में लोगों को जोड़ा करते थे। आज के टाइम पे वो कुछ NLP कर रहे हैं या माइंडफुलनेस है या मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कुछ लोग उसमें से ठीक भी हैं, लेकिन आपने वो सही बात बोली कि बहुत सारे उसके अंदर क्वैक भी हैं कि जो अरे एक दो एड्स मैंने लिटरली ऐसे देखे थे दैट ही सिंपली अनाउंस स्टॉप ऑल साइकेट्रिक मेडिकेशंस। मतलब आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड दैट ये बंदा कहना क्या चाहता है। मतलब कि लेट्स से कि स्टॉप ऑल साइकेट्रिक मेडिकेशन का मतलब क्या? मतलब मान लो कि काफी सारे लोग बेचारे ऑलरेडी इसमें मार जब स्टेबल हुए, अगर वो ऐसा बोल के तुरंत बंद कर दो विदाउट एक्चुअली नोइंग कि भाई पेशेंट है कौन। एंड देयर आर आल्सो सम पीपल के 5 दिन में एंजाइटी खत्म, 2 दिन में डिप्रेशन खत्म। सो इट इज कंप्लीट बुलशिट, मतलब क्योंकि बायोलॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और ये लोग मेन इनका फोकस होता है डिस्प्ले। मतलब अगर आप देखो तो क्वालिटी ज्यादा नहीं होगी, पर वो लोग खुद को प्रेजेंट ऐसा करेंगे कि भाई लोग अट्रैक्ट होंगे। जैसे सूट में बात करना, वीडियो क्वालिटी बहुत शानदार कर देना, एंड मतलब दे हैव क्रिएटेड दिस इमेज कि भाई नहीं मैं कुछ हूँ। फेक फॉलोअर्स बाय कर देना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्कैम। फेक गूगल रिव्यूज भी बना देना। तो ये सारी चीजें भी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। एंड ये जो आपने मुझे पूछा दैट हाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो मेरा तो एक ही गोल था दैट मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना, बिकॉज आई ऑलवेज हैव बीन इंटरेस्टेड इन साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ पहले से। तो मैंने भी ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स देखे थे एंड कुछ अच्छे जेन्युइन डॉक्टर्स के कंटेंट देखे विच इंस्पायर्ड मी आल्सो दैट मे बी आई शुड आल्सो ट्राई इट आउट। एंड बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ को लेके ऑलरेडी इतना स्टिग्मा है, तो जितना अवेयरनेस स्प्रेड करे उतना कम है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। तो बस ये इंटेंशन से चालू किया, तो फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ी डायरेक्शन मिलने लगी। एंड नाउ आई यूजुअली मेक इट अ हैबिट टू एटलीस्ट पोस्ट 2 to 3 रील्स पर वीक। मतलब कि संडे का टाइम ले लिया, 1-2 घंटे में सब रिकॉर्ड करके फिर आई कैन अपलोड इट एट माई कन्वीनियंट टाइम। एंड जो भी हो सब जेन्युइन हो, थोड़ा विच इज बैक्ड बाय सम बुक, जो फैक्ट बेस्ड हो, ऐसे कोई भी रैंडम बुलशिट ना हो। आई जस्ट मेक श्योर कि ये चीज रहे और कुछ नहीं। ये बात सही भी है बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू ओनली ना, कि आप हो और आप ही के फील्ड में जो बाकी सारे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि यूट्यूब पे आके जिन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है या अवेयरनेस करना स्टार्ट किया है, तो वो एक चेंज आना भी स्टार्ट हो गया है
कि अब मेंटल हेल्थ या अवेयरनेस है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, मतलब जितना टैबू पहले हुआ करता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग भी ओपन अप हो रहे हैं उन Yes. चीजों के बारे में, डिस्कस कर रहे हैं। Yes, इवन yes. सेलिब्रिटीज ने भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखो दीपिका पादुकोण ने डिस्कस किया था और बाकी सारे सेलिब्रिटीज Yeah, कर yeah. रहे थे। तो आई थिंक ये चीज मेन बिल्कुल स्ट्रीम में धीरे धीरे आ रही है। तो दैट इज आ गुड। तो रही इसलिए तो मैं बिल्कुल। आपको थैंक यू भी बोलता हूँ, बिकॉज गुड वर्क दैट यू आर थैंक यू डूइंग, और सो मच। आपका पूरा फ्रेटर्निटी में जो लोग काम कर रहे हैं। तो आई थिंक क्योंकि ये सही बात भी है कि अगर हम लोग एक बार देखेंगे चीजों को, मतलब ये सेम चीज हुआ है ना, जैसे कि कुछ टाइम पहले तक एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्या उतना मेन स्ट्रीम माना नहीं जाता था। अगर मान लीजिए आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, तो आपके पेरेंट्स ही आपके अगेंस्ट जाते थे कि भाई क्या स्टार्टअप करना है, चुपचाप नौकरी की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या इस एग्जाम की तैयारी करो। लेकिन जैसे शार्क टैंक आया, तो शार्क टैंक आने के बाद वो एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा, क्योंकि घर वालों ने भी जब वो कंटेंट देखा या वो एपिसोड्स देखे, तो उनका भी माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ कि हाँ भाई एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छी चीज है। सेम चीज मेंटल हेल्थ में हो रहा है कि जब मेंटल हेल्थ में जब यूट्यूब पे ये कंटेंट आ रहा है और जैसे जैसे ये कंटेंट पॉपुलर हो रहा है, तो जो लोग देख रहे हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड्स या पेरेंट्स है, तो उनको भी ये जा रहा है कि मेंटल हेल्थ के बारे में भी चलो डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया जा सकता है, दिस इज अ गुड थिंग। एग्जैक्टली। और एक्चुअली ऐसा होता है, इसमें कैसा होता है कि दैट फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल मैं ले लूं कि जब मैं ऐसी रील्स या कुछ वीडियोस डालता हूँ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो आई हैव अ फिक्स क्लाइंट कि भाई मान लो कि फेसबुक पे यूजुअली मिडिल एज अडल्ट्स होते हैं, मतलब जैसे अंकल आंटीज है, वो सबका थोड़ा व्यूअरशिप ज्यादा रहता है। एंड व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम तो यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं, बराबर। आई हैव सीन दिस ट्रेंड। तो क्या होता है कि जो क्लास है, मतलब जो थोड़े मिडिल एडरली ग्रुप के हैं जो लोग, वो जब ये चीज देखते तो उनको भी रिलेट होने लगता है कि भाई नहीं ऐसा कुछ होता है, मतलब बिकॉज दोज पीपल नेवर बिलीव। वो ही एक सबसे बड़ा क्लास है जो उनके जमाने में उनको नहीं पता था कि ये सारी चीजें होती है, पर जब ये देखते हैं तब उनमें भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ता है। देन दे वुड ऑफन रिवर्स भी होता है, मतलब कि वो बच्चा नहीं बोलता पर उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई तू साइकेट्रिस्ट को दिखा, क्योंकि दे सॉ दिस कंटेंट। तो इवन अब अभी चीजें धीरे धीरे शायद बूम हो रही है, मतलब यू नो इट इज ऑन अ गुड ट्रेंड, मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में। हाँ नहीं एग्जैक्टली, आपने बात सही बोली। और आई थिंक वो आपके पास वो चीज होता भी होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आपको किसी को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये इट्स अ पॉजिटिव चेंज जो आप लेके आ रहे हो, दैट इज वेरी गुड। आई थिंक चीजें तो बहुत सारी हैं। हाँ चीजें तो बहुत सारी थी डिस्कस करने के लिए, लेकिन आई थिंक बिकॉज टाइम का कांस्टेंट है और तो आई थिंक ठीक है, वी एक लास्ट पॉइंट के साथ हम लोग इसको वाइंड अप कर लेंगे। और मे बी ऐसा रहेगा कि बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता था, तो मे बी फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट वो हम बचा के रखते हैं। आगे कभी करेंगे तो हम लोग सारे पॉइंट्स पे कवर कर लेंगे। एक चीज जो मैं आपको जानना चाहता हूँ ना कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि हम लोग अभी, बिकॉज आपने रील्स तो आप बना ही रहे हो, क्या हम लोग आपको और ज्यादा कंटेंट, कुछ लॉन्ग फॉर्म में, कुछ केस स्टडीज भी, और हम लोग आपको क्या करते हुए देख सकते हैं आने वाले टाइम में ये सोशल मीडिया पे? राइट सी, आने वाले टाइम में मेरा तो यही एक मानना है दैट मेरा भी मेन फोकस होता है रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे, मतलब विच इज यूजुअली 1 मिनट वीडियोस वाले। तो मेरा अभी ऐसा गोल रहता है कि शॉर्ट टाइम में मैं हो सके उतने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूं जो मेरे नॉलेज में है। तो आई वुड कीप डूइंग दिस फॉर अ वाइल, कि जितनी भी चीजें मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने पढ़ा है, जो चीजें ठीक नहीं मुझे लगती व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, या फिर हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई कि जो चीज गलत पोर्ट्रे करी जा रही है, तो वो सारी चीजों के लिए मैं ये सब कंटेंट बनाता रहूंगा। बट लेटर ऑन मेरा ये भी एक एम है दैट आई ऑल्सो मेक लॉन्ग वीडियोज। मतलब मान लीजिए कि स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाना कि भाई व्हाट आर द कॉजेस, राइट, उसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या होती है, दवाई क्या क्या होती है। तो उस तरह डिटेल्ड ऐसे 15-20 मिनट के वीडियोस भी आई एम प्लानिंग टू मेक व्हिच एड्रेसेस इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स, मतलब व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज दिस दैट। तो लॉन्ग टर्म में मेरा ये भी गोल है, बट आई वुड डेफिनेटली बी कंसिस्टेंट इन दिस एंड आई विल कीप पोस्टिंग एवरीथिंग बोथ अहेड। अच्छा, व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज, मतलब कि जो भी इसको देख रहा है कि व्हाट इज द लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू देम? Yeah, so my last message is this only, especially we should destigmatize with mental health. मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जैसे आप डायबिटीज, बीपी या फीवर के लिए डॉक्टर को दिखाने जाते हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उतने ही जरूरी है, उतने इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है उसको एड्रेस करना। तो विदाउट एनी हेजिटेशन वन शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, एक डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए, या फिर साइकोलॉजिस्ट, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाने जाना चाहिए।
एंड काफी बार क्या होता है कि अगर आप अभी इसको एड्रेस नहीं करोगे तो यही मेंटल हेल्थ इशू लेटर ऑन फिजिकल डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब फिजिकल सिम्टम में. तो बिफोर इट्स टू लेट, रेदर देन स्टिग्मेटाइजिंग इट, रेदर देन फीलिंग शाय, लोग क्या सोचेंगे, ये सब साइड में रख के एक ऐसे दे शुड टेक दिस स्टेप ऑफ कंसल्टिंग डॉक्टर. और ज्यादातर केस में अगर उन्होंने सही इंसान को दिखाया तो दे वुड डेफिनेटली हैव अ गुड एक्सपीरियंस. मतलब तो मेरा यही मेन मैसेज है दैट वन शुड डिस्टिग्मेटाइज मेंटल हेल्थ. हर कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू पागलपन नहीं होता है. कुछ कुछ इश्यूज सबको आते हैं, मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सारी चीजें भी एक टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज ही है. तो रेदर देन गिविंग इन टू दिस स्टिग्मा कि भाई लोग क्या सोचेंगे एंड अफेक्टिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, one should take this step of consulting a mental health professional so that long term में अगर हम देखें तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो. हाँ, तो मतलब बस मानना मेरा ये तो ये है कि जैसे आपको फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं वैसे आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं. तो Yeah, इसके बारे में बिल्कुल. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ का इशू हो गया, आपने लाइफ में कुछ गलत काम किया था, कुछ बहुत ही आपके साथ बुरा हो गया, फिर भगवान आपके अगेंस्ट है, वैसा कुछ नहीं है. Yeah. आज की लाइफ ऐसी फास्ट पेस्ड है कि इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज होना कॉमन बात है. और इश्यूज बिल्कुल होना बिल्कुल. कॉमन बात है तो आज के टाइम पे हमारे पास उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो जब हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो हमको करवाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है तो डेफिनेटली उनको ट्राई करना चाहिए. और दूसरी चीज ये है कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ही बिलीव करना चाहिए कि कोई भी रैंडम लोग आपको ऐसी गलत एडवाइस दे रहे कि भाई दवाइयाँ मत लो, इनको मत दिखाओ, उनको मत दिखाओ, आदत पड़ जाएगी, तो डोंट ट्रस्ट. जो प्रोफेशनल ने अपने 5 से 10 साल अगर ये ब्रांच में दिए ही है तो ऑब्वियसली उनको ही नॉलेज होगा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो वन शुड नॉट सिंपली ट्रस्ट क्वैक्स, वन शुड नॉट सिंपली ट्रस्ट एनी अदर लेमैन. दे शुड ओनली ट्रस्ट ऑथेंटिक प्रोफेशनल्स, मतलब जिनके पास ये डिग्री वगैरह है, उनकी बात ही माननी चाहिए. नहीं तो यू माइट लैंड अप इन एनी ट्रबल ऑल्सो. मतलब गलत इंफॉर्मेशन ले लिया आपने, गलत स्टेप ले लिया तो लेटर ऑन आपको कोई कुछ बड़ा प्रॉब्लम में भी आप शायद फंस सकते हो. हाँ, हेल्थ के मामले में तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज बिल्कुल तो आपकी बिल्कुल. लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो आपको करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. या एग्जैक्टली. तो डॉक्टर हर्षिल यार, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम दिया. और जो लर्निंग्स आपने दी, मैं तो पूरा भरोसा है कि जो भी इसको देखेगा, आई थिंक एक पॉजिटिव चेंज तो उसके पर्सन की लाइफ में आएगा. प्लस दूसरी चीज कि उसका माइंडसेट भी शिफ्ट होगा. मतलब अल्टीमेटली अगर हम उसका माइंडसेट ही शिफ्ट कर दें, जैसे कि वो मेंटल हेल्थ को टैबू ना देख के एक नॉर्मल इशू की तरह ही देखे, तो फिर उसको वो फिक्स तो वो अपने आप कर ही लेगा. मेरा मानना ये है कि बस उसको एक सही डायरेक्शन में हम लोग पॉइंट करवा दें, बाकी स्टेप्स तो वो खुद ले ही लेगा. डेफिनेटली. एंड थैंक्स टू यू आल्सो कि आपने ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण वी वर एबल टू पास दिस मैसेज.